नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 1 से 16 अगस्त का जो करंट अफेयर्स ऑनलाइनर है उसको हम देखते हुए चलेंगे। साथ साथ आपको बताते चले कि यह बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बैंकिंग, बीपीएससी, टीआरई 4.0, रेलवे, ग्रुप डी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर क्वेश्चंस हो जाते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए हम ज़्यादा इसमें आपको कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें 150 प्लस ऑनलाइनर दिए गए हैं। तो भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट कहां पे शुरू हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा गया है। तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो भी ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जाएगा और इसमें ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह एआई से कंट्रोल किया जाएगा। और यह एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो याद रखना है। दीनदयाल बंदरगाह यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए दिया गया है, तो हम हिंदी बोलते हुए चलेंगे, आप इंग्लिश है जो पढ़ते हुए चल जाएंगे। तो इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कांडला गुजरात में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो चालू किया है। तो क्वेश्चन ये पूछ दे सकता है कि अभी हाल ही में दीनदयाल बंदरगाह अथॉरिटी के द्वारा कहां पे, तो ये कांडला गुजरात में भारत का पहला मेक इन इंडिया यानी कि भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित 1 मेगावाट का हाइड्रोजन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो शुरू किया गया। जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का बढ़ता हुआ भूमिका यह बताता है किस तरह से भारत इस पे काम कर रहा है। जैसे कि 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की जाती है, उसमें भारत सरकार का 2030 तक यह लक्ष्य है कि आने वाले समय में 5 मिलियन मीट्रिक टन 2030 तक पर ईयर प्रोडक्शन करना है ग्रीन हाइड्रोजन का। और जानते हैं कि हाइड्रोजन आने वाले समय में एक फ्यूचर फ्यूल यानी भविष्य का ईंधन के रूप में देखा जा रहा है और बहुत सारे गाड़ी वगैरह भी इसमें चलाए जाएंगे जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगे। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जो हाइड्रोजन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो स्टैब्लिश किया गया है, ये पानीपत हरियाणा में स्टैब्लिश किया गया है। तो इसको भी याद रखना है कि पानीपत हरियाणा में यह पहला शुरू किया गया है, यानी कि सबसे बड़ा जो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है वो कहां पे शुरू किया गया है, तो पानीपत हरियाणा में शुरू किया गया। इसको आप याद रखना है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में लाया गया और 2030 तक इसका टारगेट है कि 1 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर प्रोडक्शन करना है। तो ये दोनों चीजों को याद रखते हुए चलना है। भारत का पहला एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र कहां पे शुरुआत किया गया है, कहां खोला गया है, तो नागपुर शहर, महाराष्ट्र के नागपुर के बधमना गांव में यह आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किया गया है, जिसमें 2 से 6 वर्ष के वैसे बच्चे जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस वैसे संसाधन का उपयोग करके उसको सिखाया जाएगा किस तरह से आंगनवाड़ी में उसको जैसे बेसिक लर्निंग, जो 2 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं जो मुख्य रूप से वहां बैठने जाते हैं, उठने बैठने की सीखने की कला है जो शुरुआत की जाती है 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो उस तरह से आंगनवाड़ी केंद्र को है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इसको लैस किया गया है। और आपको पता है कि अभी हाल ही में गाजियाबाद में भी इस तरह से एआई आंगनवाड़ी केंद्र की भी शुरुआत की गई है। तो इस तरह से दोनों आपको याद रखना है। और सबसे पूछ दे कि आपको सबसे अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कहां पे की गई थी, तो ये सोनीपत हरियाणा में, सोनीपत हरियाणा याद रखना है, सोनीपत हरियाणा में यह शुरुआत किया गया है। जो क्या है, आधुनिक एक आंगनवाड़ी। ठीक है। और वही बात करें तो एआई है जो मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में पहला एआई आंगनवाड़ी केंद्र है जो कहां खोला गया है, तो इस तरह से गाजियाबाद, कहां, गाजियाबाद याद रखना है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, गाजियाबाद यूपी में खोला गया है। बहुत ज्यादा हम लोग क्यों रिवीजन के तौर पे देखते जा रहे हैं, क्योंकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो हम लोग जो करंट अफेयर सुबह डेली 9 बजे लेते हैं उसमें आपको इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और भी जो एक्सप्लेन करते हुए एमसीक्यू फॉर्मेट में बताते हैं, वहां से आप है जो वीडियो को कंटिन्यू रूप से जुड़ सकते हैं। यही चैनल पर एडिटोरियल क्लासेस पे 9 बजे सुबह हम जुड़ते हैं, तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं कि आईएनएस सतपुरा सिंगापुर में सिम्बेक्स क्या होता है, तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज 2025 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने पहुंचा है। तो कहां पे भाग लेने तो अभी हाल ही और भारत की तरफ से कौन 2025 में 110 किलोग्राम वर्ग में भारत के पहले अंडर 17 ग्रीको रोमन विश्व चैंपियन कौन बने हैं, तो हरदीप सिंह। नाम याद रखना है कि 110 किलोग्राम
वर्ग में भारत के पहले अंडर 17 ग्रीको रोमन विश्व चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो हरदीप सिंह ने जीता है, नाम बस याद रखना है। तो भारत के तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण अभी कहां शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू किया गया और गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। बहुत सारे शिप बिल्डर्स जो लिमिटेड कंपनियां हैं, जैसे कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये दोनों क्वेश्चन है जो इस तरह से पूछा भी गया है कि मझगांव कहाँ पे है? मझगांव डॉक, मझगांव ये कहाँ? महाराष्ट्र में हो गया। और बात करते हैं कहाँ? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, ये जीआरएसी कहाँ है? तो कोलकाता में है। कहाँ पे? कोलकाता में है, जो मुख्य रूप से क्या? तो नेवल शिप इंडियन नेवी के लिए है, जो जहाज भी बनाती है। तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस होवरक्राफ्ट फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड बिगेन इन, कहाँ? गोवा में बिगेन हुआ। कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो कोस्ट गार्ड एक भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक कार्य करते हुए एक डिफेंस फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, और ये मुख्य रूप से क्या करता है? तो पेट्रोलिंग वेसल के रूप में काम करता है, जो समुद्र के इंडिया के जो कोस्टल एरियाज है उसमें क्या? तो इसमें पेट्रोलिंग करता है, उसका सिक्योरिटी करता है, यानी कि ओशन सिक्योरिटी में मुख्य रूप से भारत का रोल निभाता है। और साथ साथ आपको बता दें कि 1 फरवरी 1978 को इसकी स्थापना की जाती है कोस्ट गार्ड का, ठीक है। और परमेश शिव मनी इसके क्या है? तो अभी इसके महानिदेशक हैं। अगला है कि फुटबॉल फॉर स्कूल्स F4S कार्यक्रम फीफा के द्वारा यूनेस्को के सहयोग से लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन ये पूछ देगा कि फुटबॉल फॉर स्कूल्स स्कीम, यह कार्यक्रम यह किसके द्वारा चलाया जाता है? तो फीफा के द्वारा चलाया जाता है। किसके सहयोग से? तो यूनेस्को के सहयोग से चलाया जाता है। फीफा की बात करते हैं तो इसके अभी डायरेक्टर जनरल कह सकते हैं, महानिदेशक कौन है? तो इसके गियानी इन्फेंटिनो है, गियानी इन्फेंटिनो। और इसकी स्थापना कब होती है? एक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि फीफा के बारे में। अभी हाल ही में फीफा का आयोजन जो 2022 में किया गया उसमें कतर में हुआ, और इसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर है जो जीता है, तीसरी बार जीता है। सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो ये फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है पूरे विश्व में। और इसमें फीफा को किसने जीता है 2022 में? तो अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस को हराकर। और सबसे ज्यादा बार जीता है ब्राजील ने जीता है, 5 बार जीता है ब्राजील ने। और अगला जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद 4 साल के बाद होता है, 26 में होने जा रहा है। तो यूएस, मैक्सिको और कनाडा के बीच में, कनाडा में होने जा रहा है। इसका होस्टिंग कौन कर रहा है? तो यूएस, मैक्सिको और कनाडा 2026 में इसका आयोजन किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि क्या जो आने वाले समय में 2026 में फीफा का है जो आयोजन कौन से देश में किया जा रहा है। इसके बाद है जो और भी कंट्री है, जैसे स्पेन, मोरक्को और पुर्तगाल 2030 में करेगा, 2026 के अगले साल 2030 में करेगा। और 2030 के बाद 2034 की बात करते हैं तो इसमें सऊदी अरेबिया को मिलने वाला होस्टिंग है। अभी उसको पूरी तरह से मिला नहीं है। और दूसरा कंट्री है जो मिडिल ईस्ट में बन जाएगा, कौन? तो ये कंट्री बन जाएगा सऊदी अरेबिया, कतर के बाद। तो ये सब याद रखते हुए चलना है। और यूनेस्को की बात करते हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। मुख्य रूप से एजुकेशन और साइंस में है जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको, और कल्चर में इसमें मुख्य रूप से काम करता है। और इसका है जो जानते हैं कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो भारत में सबसे पहला जो शामिल किया गया था, ये है जो अजंता की गुफा हो गया, एलोरा की गुफा हो गया, ताजमहल हो गया, आगरा का किला हो गया, इसको इसमें शामिल किया गया था। और अभी वर्तमान में 44 है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में मौजूद है, जिसमें 44वां अभी हाल ही में मराठा लैंडस्केप को शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये सब चीजों को याद रखना है। इसमें अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अभी सारनाथ को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। और छठ महापर्व को भी इसमें शामिल करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल भी शुरू किया है। यानी कि किससे? तो गाय के गोबर से, यानी कि नेचुरली रूप से गाय के गोबर से ही क्या बनाया जाएगा? तो कपड़ा बनाया जाएगा और बायोप्लास्टिक बनाया जाएगा, ताकि प्लास्टिक के जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम किया जा सके और इसमें बायोप्लास्टिक है जो बनाया जा सके। और इसके लिए क्या? तो इसमें एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी काम किया जा रहा है। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए भी यह क्या है? सुटेबल हो सकता है। तो द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव टू मेक क्लोथ एंड बायोप्लास्टिक फ्रॉम काउ डंग। तो इसमें गाय के गोबर से बनाया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हो जाता है। पैरासूट रेजिमेंट के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को क्या? पुष्पेंद्र सिंह को उप सेना प्रमुख है जो नियुक्त किया गया। किसमें? तो आर्मी के वाइस चीफ आर्मी कौन बने? वाइस चीफ आर्मी कौन बन गए हैं? तो ये पुष्पेंद्र सिंह बन गए। पुष्पेंद्र सिंह नाम याद रखना है। तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, एन ऑफिसर ऑफ द पैरासूट रेजिमेंट, हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आप है जो आर्मी चीफ की बात करें, उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी क्या है? तो अभी वर्तमान में ये आर्मी चीफ है, भारत के आर्मी चीफ है। महाराष्ट्र ने हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो 7 अगस्त को मनाने की घोषणा किया है क्या? तो इसका नाम दिया गया है
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जयंती पर और सतत कृषि दिवस। जानते हैं कि एम एस स्वामीनाथन है जो भारत के कृषि जनक कहे जाते हैं। भारत में जो 1966-67 में जो हरित क्रांति आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जो अमेरिका ने अन्न देने के, अनाज देने से मना कर दिया, गेहूं देने से मना कर दिया, जिस कारण से भारत सरकार के द्वारा इसमें और आगे प्रमोट करने के लिए इसको लाया गया, किसको, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन मैक्सिको से गेहूं लाकर वहां से लाया गया और उसमें हाइब्रिड कर दिया गया और उसको हाइब्रिड करके भारत में, जो भारत एक क्या तो क्रॉप का डिफिशियंट कंट्री के बाद एक अभी वर्तमान में क्रॉप सरप्लस बन चुका है। क्या तो इसमें सबसे ज्यादा जो गेहूं का प्रोडक्शन भी है, जो इस तरह से एक अच्छे अमाउंट में किया जाता है और दूसरे कंट्री को भी भारत के द्वारा भेजा भी जाता है। तो आपने इस तरह से देखा। और एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार है जो इस तरह से शुरुआत भी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें नाइजीरिया के साइंटिस्ट हैं उनको इस तरह से पहली बार है जो दिया गया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। और यहां देख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर धारकों की मंजूरी मिलने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो अनंत अंबानी बने हैं। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्री के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं कौन, इनका नाम है अनंत अंबानी। अनंत अंबानी जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं। और अनंत की बात करते हैं तो अनंत अभी क्या है, तो अभी गूगल का एक बहुत बड़ा ऑफिस खोला गया है। क्या गूगल ऑफिस खोला गया है, कहां पे, बेंगलुरु में, जिसका नाम दिया गया है कहां, ये इसका नाम दिया गया है अनंत। और ये भी बिहार पुलिस से लेकर के कई एग्जामों में ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। बीपीएससी के लॉ के पेपर में भी पूछा गया था कि अभी जो गूगल का बहुत बड़ा ऑफिस खोला गया है कहां पे, तो ये बेंगलुरु में, इसका नाम क्या है, तो अनंत नाम है, अनंत। तो यहां देख सकते हैं अनंत अंबानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज आफ्टर गेटिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल। वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, फेफड़ों के कैंसर, ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या विश्व वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और अभी हाल ही में इसके बारे में बात करते हैं तो ये कब, 4 फरवरी। अभी कौन सा देश है जो इसका वैक्सीन बनाने के लिए ह्यूमन ट्रायल करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें रूस हो जाएगा। अभी रूस ने यह घोषणा किया कि हम आने वाले समय में क्या करेंगे, तो इस पे ह्यूमन पे ट्रायल करेंगे, इसका क्या, तो कैंसर का वैक्सीन का। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। वहीं इंटरनेशनल एड्स डे, जो एड्स डे कब, जो एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे वाज ऑब्जर्व्ड इन ऑन 1 अगस्त, यानी कि जो फेफड़ों के कैंसर से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए और उससे बचने के लिए है जो इस तरह से, इसके सम्मान में इस तरह से 1 अगस्त को मनाया जाता है, एक अवेयरनेस के रूप में काम किया जाता है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच अभी हाल ही में किसको बनाया गया है, तो खालिद जमील को, खालिद जमील को इनके परफॉर्मेंस के आधार पे बना दिया गया, भारतीय फुटबॉल टीम के, पुरुष टीम के मुख्य कोच बनाया गया है, याद रखना है। और इसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इसको नियुक्त किया गया है। और अभी बात करते हैं कि फीफा में भारत की रैंकिंग क्या है, तो फीफा में भारत की रैंकिंग 133 है। क्या 133वां रैंक है जो भारत का, 133वां रैंक है जो फीफा में है। ठीक है, ये सब याद रखते हुए चलना है। तो खालिद जमील हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल टीम। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है। और यहाँ पे भी फैसला किया गया ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी अल्बनीज है। एंथनी अल्बनीज जो अभी हाल ही में सेकंड टर्म के लिए चुने गए हैं। और वहाँ पे इस तरह से अनाउंस किया गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं जो यूट्यूब नहीं देख पाएंगे, और उसमें देखेंगे भी तो कम मात्रा में देखेंगे। साथ साथ ये भी बताया गया कि वैसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको मोबाइल है जो अलाउ नहीं करेंगे, मोबाइल देना अलाउ नहीं करेंगे। यदि वो देते हैं तो उनको है जो उस तरह से सजा भी दिया जाएगा या पनिशमेंट उस तरह से दिया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया हैज डिसाइडेड टू बैन द यूज ऑफ यूट्यूब फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। यही यूट्यूब है। और इसके यूट्यूब के सीईओ कौन है, तो अभी वर्तमान में भारतीय मूल के ही हैं, भारतीय हैं। कौन, नील मोहन। भारतीय कौन है, नील मोहन है, जो अभी यूट्यूब के सीईओ बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और ये गूगल का ही ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल के अंदर में ही काम करता है कौन, यूट्यूब। जबकि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब सारे मेटा के अंतर्गत काम करता है। तो मेटा इसको देखती है। मेटा क्या है, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और गूगल जो अल्फाबेटिका कंपनी है, वो जिसके सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई है, उसी के तहत ये यूट्यूब वगैरह ये सब काम करता है। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अभी वरिष्ठ वैज्ञानिक ए राजराजन को
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में पूछ देगा कि अभी इसरो के चेयरमैन कौन बने हैं, तो बी नारायणन बने, इसरो के चेयरमैन है। और वहीं विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर के जो अध्यक्ष बने हैं कौन, ए राजराजन, जो ए राजराजन पहले इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में थे। तो सीनियर साइंटिस्ट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ए राजराजन वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और जानते हैं कि इसरो की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969। इसके पहले वो 1962 में विक्रम साराभाई ही है जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस को कहा जाता है, यानी भारतीय अंतरिक्ष का जनक के रूप में विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और विक्रम साराभाई ने इनको स्पार शुरुआत किया था 1962 में, यही आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को बन जाता है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। और इसके भी वर्तमान में कौन है, तो अभी जो वी सुब्रमण्यम बी नारायणन है, सॉरी बी नारायणन इसके क्या है, तो अभी इसरो के चेयरमैन है। भारतीय नौसेना को शामिल किया गया हिमगिरी युद्ध पोत किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, तो प्रोजेक्ट 17A के तहत है जो भारतीय नौसेना को शामिल किया गया है कौन, हिमगिरी युद्ध पोत। हिमगिरी युद्ध पोत अभी भारतीय नौसेना को दिया गया और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है, तो प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। वहीं से ही आपने देखा कि प्रोजेक्ट 25 के तहत है जो बहुत सारे 6 मुख्य रूप से, जैसे INS बागसीर हो गया, INS बेला हो गया, ये सब है जो उसमें बनाया गया था। वैसे ही प्रोजेक्ट 17A के तहत हिमगिरी युद्ध पोत को भी बनाया गया है। तो इसको ये सब याद रखते हुए चलना है। हाल ही में कौन से राज्य ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा किया, यानी पंजाब सरकार ने वैसे खेल जो पहले से चला रहा है, यानी कि जो विरासत खेल है उस पे है जो हटाने का है जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटाने का प्रयास किया है, किसने, पंजाब ने। और अभी पंजाब की विधानसभा की बात करते हैं तो पंजाब विधानसभा ने साइन लैंग्वेज, यानी कि जो मुख्य रूप से क्या, तो साइन का यूज करके विधानसभा में प्रयोग किया जाएगा, वो साइन लैंग्वेज भी है जो प्रमोट करने वाला पहला ऐसा विधानसभा कौन बन गया है, तो पंजाब विधानसभा बन गया है। ठीक है। और पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें अभी कौन है, तो आम आदमी पार्टी के ही कौन है, भगवंत सिंह मान है। भगवंत सिंह मान यहाँ के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। किस स्थान पर 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, तो जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो 1750 से लेकर 2600 से लेकर 1750 BC के आसपास का ऐसा है जो मुख्य रूप से कार्यकाल देखा जाता है। और ये यहाँ इसकी जो स्क्रिप्ट है उसमें जो लिखा गया है वो क्या है, तो पिक्टोग्राफिक है, यानी कि चित्रात्मक है, कुछ चित्र के माध्यम से कुछ लेटर वगैरह इस तरह से दिया गया है कि उसको अभी तक पढ़ पाना मुश्किल हो गया है। वहीं ब्राह्मी स्क्रिप्ट की बात करें, ब्राह्मी लिपि की बात करें तो उसकी खोज की गई थी कब, 1836 में खोज की गई थी, 1837 के आसपास खोज की गई थी, किसके द्वारा, तो जेम्स प्रिंसप के द्वारा खोज की गई थी। लेकिन अभी तक हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि पाई गई है उसकी खोज अभी तक नहीं की गई है। और इसी खोज को आगे बढ़ाने के लिए अभी तमिलनाडु की सरकार, जो इसके मुख्यमंत्री है MK स्टालिन, उनके द्वारा यह घोषणा किया गया कि जो भी इसकी खोज कर लेगा तो उसको $1 मिलियन, यानी कि लगभग क्या, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, $10 लाख का इनाम राशि दिया जाएगा जो भी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर लिया जाएगा। तो जानते हैं कि 1921 में 1921 में क्या होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट है जो खोजा जाता है। ठीक है। तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा जाता है। ठीक है, हड़प्पा का, इस कारण से इसका नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ जाता है। 1921 में दयाराम साहनी, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है, किसके द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोज की जाती है। तो ये सब चीजों को याद रखना है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस स्थान पर 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, तो ये जैसलमेर में खोजी गई। जो जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है जैसलमेर, क्योंकि राजस्थान और जो उस तरह से पश्चिमी जो देश है, पश्चिमी भाग है भारत का, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और इस तरह से बॉर्डर पे ही मुख्य रूप से क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता है जो विकसित थी। तो एट विच प्लेस हैज दी 4500 ईयर ओल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन बीन डिस्कवर्ड, तो ये जैसलमेर में किया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो कौन है, तो इसमें रानी मुखर्जी को चुना गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया, जिसमें मुख्य अभिनेता के तौर पे किसको दिया गया, तो बेस्ट एक्टर के रूप में शाहरुख खान जो जवान फिल्म के लिए दिया गया, और यही विक्रम मेसी को दिया गया था 12th फिल्म मूवी में एक्टिंग करने के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन, तो रानी मुखर्जी जो फिल्म में मां का रोल निभाती है। भारत ने किस देश से 16वां एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किया, तो राफेल जैसे प्राप्त किया था उसको फ्रांस से, वैसा ही क्या, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 16वां एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किया है, कहां से, तो स्पेन के साथ किया है। और भारत और स्पेन के विदेश मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में 2025 को
डुअल ईयर यानी कि क्या, दोहरा वर्ष के रूप में है जो घोषित किया गया है, दोहरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। दोहरा वर्ष जिसमें मुख्य रूप से पर्यटन संस्कृति को आगे बढ़ाया जाने के बाद कहा जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से काम क्या किया जाएगा, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और इसमें मुख्य रूप से पर्यटन हो गया, संस्कृति हो गया और आपस में टेक्नोलॉजी का है जो स्थानांतरण भी किया जाएगा स्पेन के साथ। भारत और स्पेन के बीच में इस तरह से दोहरा वर्ष 2025 को कहा गया। और वहीं रक्षा मंत्रालय ने 2025 को क्या कहा है, तो 2025 को कहा है सुधारों का वर्ष। रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष कहा है, सुधारों का वर्ष। 2025 को क्या कहा है, सुधारों का वर्ष, किसके द्वारा, तो रक्षा मंत्री, और अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह है। ठीक। नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो संजय बात्स्यान, नाम याद रखना है। संजय बात्स्यान अभी बन गए हैं नेवी के उप चीफ बन गए, यानी कह सकते हो उप प्रमुख बन गए हैं संजय बात्स्यान। वहीं आपने इसको पहले हमने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बन गए हैं, आर्मी के वाइस चीफ बन गए हैं। कौन, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह अभी आर्मी के वाइस चीफ बन गए हैं। वही संजय बात्स्यान अभी उप प्रमुख नेवी के बन गए हैं। और आर्द्रभूमि और दिनेश कुमार त्रिपाठी क्या है, तो नेवी के चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। वहीं एयरफोर्स के जो चीफ हैं कौन है, अमरप्रीत सिंह है, अमरप्रीत सिंह है। आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15वां कौन से देश में संपन्न हुआ है, तो ये जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में इसका आयोजन किया गया। हाँ, जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें मुख्य रूप से क्या, तो किस तरह से वेटलैंड का यानी कि आर्द्रभूमि का प्रोटेक्शन करना है। आर्द्रभूमि होता क्या है, तो आर्द्रभूमि मुख्य रूप से वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां पे वर्ष भर या वर्ष भर से कम समय में क्या होता है, तो गहरा नहीं या छिछला पानी वहां पे मौजूद होता है और दलदली क्षेत्र टाइप का होता है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का जो इन्वायरमेंट में निकलता है उसको भी ट्रैप करने की कोशिश करता है, ट्रैप करने में ये सक्षम होता है, जिस कारण से कहा जाता है कि एक रिचार्जेबल है, एक रिचार्जेबल वाटर के रूप में भी यह काम करता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि आर्द्रभूमि के प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले 2 फरवरी को इसका जानते हैं कि 2 फरवरी 1971 को रामसर के ईरान के रामसर शहर में इसका आयोजन किया गया था आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए, जिस कारण से 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और भारत सरकार ने इसमें 2 फरवरी 1981 को भारत इसमें शामिल होता है और भारत की तरफ से चिल्का लेक, जो चिल्का झील है, वो पहली बार इसमें शामिल किया जाता है, चिल्का झील। और उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पे है, जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क है जो कहाँ पे, राजस्थान में है। ये दोनों को शामिल किया जाता है पहली बार। और कहाँ पे, तो ये इस तरह से 1981 में 2 फरवरी 1981 को शामिल किया जाता है वेटलैंड प्रोटेक्शन के तहत। और अभी वर्तमान में 91 है जो रामसर साइट है भारत में, और अभी हाल ही में राजस्थान से 2 प्रमुख साइट को शामिल किया गया है, जिसका नाम क्या है, तो इसमें खींचन और मेनार है, खींचन प्लस मेनार वेटलैंड को शामिल किया गया है। और दोनों कहां से है, राजस्थान से है। और ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी के लास्ट जीएस पेपर में पूछा गया, तो जो भी प्रश्न हमने इसको पहले पढ़ा भी दिया था, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा पूरी तरह कंप्लीट देखना है और सुबह डेली करंट अफेयर जो हम लोग कर रहे हैं 9 बजे उससे भी जुड़ेंगे, ताकि है जो आपका एक कंप्लीट रूप से धीरे धीरे तैयारी आपका करंट अफेयर्स का हो जाए। जो करंट अफेयर का वेटेज जानते हैं कि एग्जाम में काफी ज्यादा हो जाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बीपीएससी के एग्जाम में जैसे आपने देखा कि 30 से 35 क्वेश्चन या 35 प्लस भी क्वेश्चन है जो बढ़ जाते हैं, वहीं बिहार दरोगा में 25 से 30 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो आगे पीछे वेरी भी होता है प्लस माइनस। ठीक है, तो इसको भी देखते हुए चलेंगे। अगला है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है, तो इसको हमने बताया खालिद जमील को नियुक्त किया है। खालिद जमील नाम याद रखना है। शशि प्रकाश गोयल ने कौन से राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है, तो उत्तर प्रदेश के अभी मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो शशि प्रकाश गोयल बने हैं। वहीं अभी अमृतलाल मीणा, बिहार में अमृतलाल मीणा चीफ सेक्रेटरी हैं और उनको अभी रिप्लेस करने जा रहे हैं कौन, तो प्रत्यय अमृत। तो नए बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी यानी सीएस बनने जा रहे हैं, कौन बनने जा रहे हैं, तो ये प्रत्यय अमृत, नाम याद रखना, प्रत्यय अमृत है जो बिहार के बनने जा रहे हैं चीफ सेक्रेटरी। और किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो अमृतलाल मीणा को रिप्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है। भारतीय रेलवे पुलिस फोर्स यानी इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी है। जो अभी तक के इतिहास में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सबसे पहला महिला डीजी कौन बनी है, तो सोनाली मिश्रा। और इनका नाम इस तरह से आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये रेलवे के एग्जाम में है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा ही जाएगा, ताकि और अन्य एग्जाम में भी है जो ये पूछा जाएगा। तो इसको सोनाली मिश्रा का नाम याद रखना है। तो सोनाली मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस या इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स, इसका नाम दिया गया है। माल्टा 2027 में जो राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें चरण की मेजबानी करने जा रहा है, तो राष्ट्रमंडल जो युवा
खेल है राष्ट्रमंडल खेल, इसको वैसे देशों के बीच में खेला जाता है जो पहले ब्रिटिश का गुलाम रहा हो, यानी कि ब्रिटिश का जो एक औपनिवेश कह सकते हैं या कॉलोनियल एक स्टेट के रूप में रहा है, जहाँ पे है जो उस तरह से ब्रिटिश शासन भी किया हो। हालांकि अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हो जाते हैं कुछ देश इसमें वैसे भी शामिल किए जाते हैं जो हो गए हैं, जो मतलब ये ओपन है, कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन इस तरह से मुख्य रूप से अभी और भी कुछ ऐसे देश है जहाँ पे ब्रिटिश ने शासन नहीं किया था। और राष्ट्रमंडल अभी 2030 में जो खेल होने वाला राष्ट्रमंडल गेम्स 2030 में होने जा रहा है, उसमें है जो भारत ने अपनी मेजबानी के लिए जोरदार कोशिश की है और अहमदाबाद शहर को ऐसा विकसित कर रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल वहां पे अगले आने वाले समय में हो। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल का जो 2030 में ऐसी पूरी संभावना है कि भारत में खेला जाए, और कहां पे, तो अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके लिए अहमदाबाद में और भी काम किया जा रहा है, और अहमदाबाद को जानते हैं कि भारत का खेल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, और इसमें 2036 में भारत है जो ओलंपिक की भी मेजबानी के लिए मांग कर रहा है कि हमको ओलंपिक में मेजबानी मिल जाए 2036 का। इसके लिए अहमदाबाद में टॉप्स मॉडल भी शुरू किया जा रहा है, यानी कि टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम नामक है जो स्कीम भी शुरू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स जो मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया के द्वारा शुरू किया गया है, और इसमें जो ओलंपिक रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहेंगे उस पर काम किया जा रहा है। वर्ष 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो कहाँ एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन अभी कहाँ किया जाएगा, तो इसका याद रखना है, ये भारत में किया जाएगा। कब, 2026 में। और अभी जो एआई का समिट हुआ था ये कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था पेरिस में किया गया था। कहाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था, जिसमें ये भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों इमैनुअल मैक्रोन दोनों साथ में इस तरह से पेरिस समिट में भाग लिए थे, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नितिन गडकरी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लोकमान्य किसको कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है जो इस तरह से ये बाल गंगाधर तिलक को है जो लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। और जानते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। तिलक ने ही गणेश उत्सव, गणेश भगवान के पूजा के रूप में इसको 1893 के आसपास से शुरू किया था। ठीक है, और बाद में इसको बढ़ा दिया गया था किसके द्वारा, अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गणेश उत्सव को राजकीय उत्सव के रूप में है जो अनाउंस किया गया है अभी हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा। तो गणेश उत्सव याद रखना है। गणेश उत्सव कहाँ किसके द्वारा शुरू किया गया, तो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है। इसको याद रखना है, अभी कल के परसों के न्यूज में है। विश्व का सबसे छोटा गांव, छोटा ज्ञात सांप थ्रेड स्नेक, यानी कि धागे की तरह का जो सांप है, यानी सबसे छोटा जो अभी तक पाया गया सांप है, वो 12 वर्षों के बाद कहाँ फिर से खोजा गया है, तो ये खोजा गया है बारबाडोस। बारबाडोस कहाँ है, तो ये कैरेबियन आइलैंड है जो वेस्ट इंडीज वगैरह द्वीप है, बारबाडोस हो गया या फिर वहाँ पे जमैका हो गया, ये सब सारे देश कहाँ पे स्थित है, तो ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन में स्थित है, जो अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बीच में इस तरह से लोकेशन कह सकते हैं। तेलंगाना राज्य पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 से ज्यादा बच्चों को क्या किया है, तो इसको बचाया है। तो तेलंगाना राज्य पुलिस किसने, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान 11 कहाँ पे शुरू किया गया है, और तो तेलंगाना राज्य पुलिस के द्वारा वैसे बच्चे जो रोड पे या फिर उसको तस्करी किया जा रहा है, वैसे बच्चों को पढ़ाई में इन्वॉल्व करने के उद्देश्य से इस तरह से रेस्क्यू कर किया गया है। 7600 से ज्यादा बच्चों को बचाया गया है, तो इसको तेलंगाना के द्वारा किया गया है। अफगानिस्तान को विश्व का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया, यानी कि सबसे ज्यादा क्या, तो मोस्ट फूड इनसिक्योर कंट्री, यानी कि यहाँ पे खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, इस कारण से इसे सबसे गंदा कह सकते हैं कि सबसे निचला पायदान पर रखा गया है अफगानिस्तान का, जहाँ पे फूड सिक्योरिटी नाम का कोई चीज नहीं है कह सकते हैं। और अभी हाल ही में न्यूज में यह भी आया कि अफगानिस्तान सरकार के द्वारा वहाँ पे जो शतरंज खेल है उसको बंद कर दिया गया, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसको यह मानना है कि यहाँ पे क्या है, तो ये शतरंज है जो एक जुए का अड्डा के रूप में है जो देखा जाता है, जुए के खेल के रूप में देखा जाता है, तो शतरंज को बैन कर दिया है, शतरंज पे प्रतिबंधित। ठीक है, शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया, किसने, प्रतिबंध कर दिया है। ठीक है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में 12th फेल फिल्म को है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया किसको, और इसके जो विधु विनोद चोपड़ा इनके डायरेक्टर है 12th फेल के। और इसमें 12th फेल में जो मनोज एक आईपीएस ऑफिसर रहते हैं जो अपनी ईमानदारी से मध्य प्रदेश से निकल के आते हैं और अपनी तैयारी करते हैं, और इस तरह से उसी के किरदार को है जो निभाया विक्रम मेसी के द्वारा, और विक्रम मेसी को बेस्ट एक्टर का खिताब भी दिया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में शाहरुख खान
को फिल्म जवान के लिए दिया गया और इसमें ये दिखाया गया शाहरुख खान ने, जो इसे मूवी क्या है नहीं है हमको बहुत ज़्यादा अच्छा से आइडिया नहीं है, लेकिन फिल्म जवान में शाहरुख खान ने एक करप्शन से लड़ते हुए एक्टर के रूप में वहां पे दिखाया गया है, तो इस कारण से शाहरुख खान को यह दिया गया है अवार्ड। और विक्रांत मेसी फिल्म 12th फेल के लिए अभिनेता के रूप में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में इनको दिया गया है 12th फेल में एक्टिंग के लिए। ठीक है। तुर्की ने विश्व के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है। तो तुर्की हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब गजब। तो गजब क्वेश्चन ये पूछ देगा कि गजब अभी हाल ही में क्या है, तो गैर परमाणु बम है जो विश्व के सबसे शक्तिशाली है। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो तुर्की के द्वारा किया गया। और अभी हाल ही में तुर्की के जो नाम है वो बदल के तुर्कीये कर दिया गया। क्या, तुर्कीये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तुर्की अब बन गया है तुर्कीये बन गया है। क्या, तुर्कीये बन गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में चल रहे युद्ध का कारण क्या रहा, तो ये भी देख सकते हैं। तो इसमें सीमा विवाद और प्राचीन हिंदू मंदिर, तो इसमें बीच में क्या, तो सीमा विवाद को लेकर और वहीं पे प्राचीन हिंदू मंदिर आ गया था, जिस कारण से कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में यहाँ तक एक बमबारी भी किया गया। एक दूसरे देशों के बीच में है जो लड़ाई की काफी है जो आशंका बढ़ गई थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, मलेशिया के द्वारा इसके मध्यस्थता करके इसको रोका गया। और अभी इस पे है जो विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस तरह से वो साउथ ईस्ट एशियन में कंट्री में क्या हो, तो इस तरह से वैसे युद्ध की स्थिति ना बने। तो इसको मध्यस्थता कौन किया है, तो मलेशिया के द्वारा मध्यस्थता किया गया। इसके पीएम कौन है, तो अनवर इब्राहिम है। मलेशिया के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है, कौन है इसके प्रधानमंत्री, अनवर इब्राहिम। इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है कौन, स्लोवेनिया बन गया है, स्लोवेनिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखना है कि इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियार के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपियन संघ का पहला देश बन गया है, स्लोवेनिया बन गया है। और दक्षिण अमेरिका के 12 देशों का एक गठबंधन के द्वारा सितंबर 2025 में लैटम जीपीटी नामक एआई है, जो लैटम जीपीटी नामक क्षेत्र का पहला बड़ा एआई भाषा मॉडल है जो शुरू किया गया है। एआई भाषा मॉडल जिसका नाम लैटम जीपीटी है। क्वेश्चन पूछ देगा कि लैटम जीपीटी मॉडल जो 12 देशों का एक संगठन है, ये कौन से क्षेत्र में है जो ये विद्यमान है, कहाँ पे बनाया गया है, तो इस तरह से क्षेत्रीय भाषा के रूप में, ये क्षेत्रीय भाषा मॉडल के रूप में, एआई भाषा मॉडल के रूप में। तो ये दक्षिण अमेरिका में बनाया गया, दक्षिण अमेरिका के 12 देशों का एक गठबंधन है, इस तरह से याद रखना है। और मुख्य रूप से क्या, तो इसमें चैट जीपीटी के तर्ज पे ही इस तरह से काम किया जाएगा, लैटम जीपीटी, और ये एआई भाषा मॉडल के रूप में किया जाएगा। इसमें बहुत विभिन्न भाषा का है जो ट्रांसलेशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। चर्चा में रही ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किससे है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से। और इसके मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो मंत्री है कौन है, तो ये नितिन गडकरी है। और इसका नाम क्या है, तो हरदीप सिंह पुरी क्या है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। और ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल है जो स्टार्ट किया गया है। यानी कि वैसे जो ट्रक ड्राइवर्स क्या होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा आराम नहीं कर पाते हैं, बहुत लंबी दूरी का ट्रक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जिस कारण से एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाता है, जिस कारण से उसको क्या किया गया, तो उसको आराम की व्यवस्था भी किया गया है। और अपना घर पहल इस तरह से शुरुआत किया गया है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन को पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन को क्या, तो पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। इसको याद रखना है कि गोमती नगर कहाँ है, तो लक्ष्मी नगर, ये कहाँ पे, लखनऊ है। जो गोमती नदी लखनऊ है जो किसके किनारे बसा है, तो गोमती नदी किनारे बसा है। और वहीं पे गोमती नगर रेलवे स्टेशन है जिसको पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनाया गया है। यानी कि पूरी तरह से जो भी मैनेज किया जाएगा, सारा कंट्रोल है जो प्राइवेट रूप से किया जाएगा। और ऐसा करने वाला पहला इस तरह से स्टेशन बनाया गया है, यानी पहला प्राइवेट स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बनाया दिया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं, तो डॉक्टर ए राजराजन बने हैं। डॉक्टर ए राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए डायरेक्टर बने हैं। वहीं इसरो के डायरेक्टर कौन है, तो इसको भी बता सकते हैं कि इसरो के डायरेक्टर कौन है, इसको पहले हमने बता दिया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए डायरेक्टर कौन बने हैं, डॉक्टर ए राजराजन बने हैं, डॉक्टर ए राजराजन। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो चेस के चैंपियन रह चुके मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। जो पहली बार ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप किसका आयोजन किया जा रहा है, ई स्पोर्ट्स कर सकते हैं इसमें, ई स्पोर्ट्स
यानी कि ऑनलाइन जो स्पोर्ट्स वगैरह होता है, जो गेमिंग वगैरह, गेमिंग ये सब होता है, उसमें इसका वर्ल्ड कप पहली बार किया जा रहा है, ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। और ये शतरंज का किया गया। इसमें शतरंज में कौन पहला विजेता बना है, तो मैग्नस कार्लसन ने बना है। और ये कहाँ हुआ था, तो सऊदी अरब के रियाद में किया गया, सऊदी अरब के रियाद में। और इसरो के चेयरमैन आपको बता दें तो इसका इसरो के चेयरमैन कौन है, तो बी नारायणन है। बी नारायणन इसरो के चेयरमैन है। इसरो के चेयरमैन कौन है, बी नारायणन। तो सऊदी अरब के रियाद में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कहां पे, तो शतरंज में कौन जीता है, तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अभी हाल ही में शिबू सोरेन का निधन हो चुका है, जो पहले है जो भारत के, ये झारखंड राज्य को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। जो बिहार से अलग हुआ झारखंड 15 नवंबर 2000 को, और एक अलग राज्य के रूप में है जो बना हुआ है। आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन, और वर्तमान में जिसके मुख्यमंत्री कौन है, तो शिबू सोरेन के बेटा कौन है, हेमंत सोरेन अभी क्या है, तो वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री है। आर कौशिक की पुस्तक है द राइज ऑफ द हिटमैन, यानी हिटमैन का किसका संबंधित, तो जानते हैं कि भारतीय क्रिकेटर और जो एक सफल क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने है जो भारत को वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप भी इन्होंने जिताया है 2023 का तो नहीं, अभी यह जो T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है, तो ये रोहित शर्मा संबंधित है। तो द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे, तो रोहित शर्मा से। और किसकी पुस्तक है, तो आर कौशिक की पुस्तक है। एशिया रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में कहा किया गया, राजगीर में किया गया, एशिया रग्बी चैंपियनशिप। और इसके शुभंकर का नाम अशोक है, जो एक खरगोश का नाम है। और क्या है, तो ये चपलता का प्रतीक है जो अशोक क्या है, तो ये एक्टिव, अशोक मतलब ये अशोक खरगोश का नाम है, और ये एक्टिव यानी कि चपलता का प्रतीक है जो दिखाता है। इस तरह से एशिया रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राजगीर में किया गया है। इसको याद रखते हुए चलना है आपको। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू किया गया, यानी कि विरासत जो ट्रेन है, पुरानी ट्रेन है, उसको फिर से शुरू किया है। तो याद रखना है कि पश्चिमी रेलवे ने, कि कौन से पूछ देगा, कौन से रेलवे ने कहां पे, तो मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन चलाने का है जो फिर से शुरुआत किया है। सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना यानी कि सबैटिकल लीव स्कीम भी शुरुआत किया है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है जो अवकाश की योजना शुरुआत किया है। तो सरकारी कर्मचारी के लिए अवकाश योजना किसने शुरू किया है, तो सिक्किम किया है। और अभी सिक्किम अभी हाल ही में एक भी और भी न्यूज में रहा कि नारी अदालत अभी कहाँ खोला गया, शुरू किया गया, तो ये सिक्किम में शुरू किया गया नारी अदालत। रूस के कामचटका में 600 साल बाद क्रसेनिकोव ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट हुआ है। तो इस कारण से भी काफी चर्चा में रहा कि अभी रूस के कामचटका प्रायद्वीप में, कहा कामचटका प्रायद्वीप में, रूस में, कामचटका क्वेश्चन ये पूछ देगा कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप ये कौन से देश में स्थित है, तो रूस में है। और रूस में 600 साल बाद इस तरह से कर्सनेनी केव ज्वालामुखी में पहली बार इस तरह से विस्फोट होता है। काफी वहां पे सुनामी, जिस कारण से जापान या आसपास के जो कंट्री है वहां पे भी इस तरह से सुनामी की लहर है जो दौड़ पड़ती है, और काफी वहां पे एक चिंताजनक स्थिति बन गई। नीति आयोग के द्वारा भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसमें मुख्य रूप से काम किया जाएगा किसमें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का किस तरह से प्रमोशन किया जा सके, किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, उसी आधार पर कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कंपिटिटिव माहौल बनाने के लिए इस तरह से एक रैंकिंग जारी किया जाएगा। तो इस तरह से भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। पीवी बालाजी को टाटा समूह ने जगुआर लैंड रोवर का पहला भारतीय सीईओ नियुक्त किया है। तो पहला भारतीय सीईओ किसका, जगुआर लैंड रोवर का कौन बना है, तो पीवी बालाजी बने हैं। और ऐसा बनने वाले पहला भारतीय सीईओ है, ये टाटा के भी सीईओ रह चुके हैं, टाटा समूह के ही हैं क्या, तो पीवी बालाजी अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन सीईओ ऑफ जगुआर लैंड रोवर बाय टाटा ग्रुप। 2025 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स में लैंडो नॉरिस ने ऑस्कर पियास्ट्री को हराकर विजेता बन गया है। तो 2025 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स में लैंडो नॉरिस ने किसको हराया है, तो ऑस्कर पियास्ट्री को हरा करके इस तरह से विजेता बना है। तो किसका, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स में, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इंडसइंड बैंक ने राजीव आनंद को 3 साल के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो राजीव आनंद किसके सीईओ बनाए गए हैं, एमडी बनाए गए हैं, तो ये इंडसइंड बैंक के सीईओ एमडी बनाए गए हैं, कौन, राजीव आनंद। भारत की वेदिका भंसाली पाइनहर्स्ट विलेज में आयोजित यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ में 9 साल के गर्ल्स कैटेगरी में है जो इन्होंने चैंपियन का खिताब जीता है।
तो नाम याद रखना है किसका, तो वेदिका भंसाली, वेदिका भंसाली जो भारत की है। और पाइनहर्स्ट विलेज में आयोजित, जो अमेरिका में आयोजित किया गया, इसमें यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ में कौन से खेल से संबंधित है ये भी ध्यान रखना है। तो ये वेदिका भंसाली गोल्फ में 9 साल की एज कैटेगरी में इन्होंने है जो चैंपियन बना है, तो इस तरह से याद रखना है। एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत हरियाणा के शहर गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों में 750 एकड़ में मातृ वन शहरी वन परियोजना की शुरुआत की गई है। और इसमें भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा इसको शुरुआत भी किया गया था। और वहाँ पे हरदीप सिंह, ये वहाँ के जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री अभी वर्तमान में जो मनोहर लाल खट्टर हैं, वो भी साथ में वहाँ मौजूद थे। और एक पेड़ माँ के नाम, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत हरियाणा कहाँ पे, तो हरियाणा गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों में 750 एकड़ में मातृवन शहरी वन परियोजना शुरू किया गया है। जानते हैं कि अरावली की पहाड़ियां है जो कहाँ से, तो गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा होते हुए यहाँ तक दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली के रायसीना हिल्स जहाँ पे राष्ट्रपति भवन लोकेटेड है, तो वहाँ पे तक फैली हुई है। तो वहीं पे इस तरह से हरियाणा गुरुग्राम में किया गया है मातृवन। भारतीय सेना ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर अग्नि शोध नामक एक अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना किया है। तो इंडियन आर्मी और आईआईटी मद्रास ने मिलकर, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अग्नि शोध पहल अभी हाल ही में शुरू किया गया है, किसके किसके बीच में शुरू किया गया है, तो आईआईटी मद्रास और इंडियन आर्मी के बीच में एक समझौता हुआ है। और उसमें इस तरह से अग्नि शोध जो मुख्य रूप से क्या, तो डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पे काम करेगा। और जो भारत का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना है, तो इस तरह से इसमें आगे अच्छा रोल निभा सकता है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने संयुक्त रूप से जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक यानी DFSI डिस्ट्रिक्ट क्या, तो डिस्ट्रिक्ट फ्लड है जो इंडेक्स जारी किया है। और इसमें है जो पहला स्थान अभी दिया गया कि सबसे ज्यादा जो बाढ़ से गंभीर रूप से है, जो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचेगा, तो पटना, यानी कि बिहार के जो राजधानी है पटना, वो सबसे ज्यादा गंभीर रूप से है जो बाढ़ से है जो गंभीर रूप से इसमें दिया गया है। तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के द्वारा यह संयुक्त रूप से जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक जारी किया गया है। और इसको में पहला स्थान है जो पटना को दिया गया। पटना सबसे ज्यादा क्या है, तो इसमें मोस्ट प्रोन्ड है जो क्या, तो बाढ़ से है जो जूझ रहा है। विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी यानी कि WATS रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 5वां स्थान है जो भारत का है जो किसमें, तो ये दुनिया के सबसे बड़े विमानन मार्केट में, यानी कि एविएशन मार्केट की बात करें तो उसमें भारत का स्थान 5वां आता है। यानी कि भारत का जो एविएशन सेक्टर है, जो उड़ान मंत्रालय के अंदर में आता है, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो इसमें कौन सा स्थान आता है, भारत का 5वां आता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जो बांग्लादेश में, जो उस समय के बांग्लादेश और अभी जो पश्चिम बंगाल है, तो उस समय पश्चिम बंगाल में की जाती है 7 अगस्त 1905 को। और उस समय क्या, तो स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को स्वदेशी आंदोलन भारत में बढ़ाने के लिए, इसमें है जो अपने हथकरघा यानी हाथ से बुने हुए वस्त्र को आगे प्रमोट करने के लिए इस तरह से शुरुआत किया गया था। इस कारण से ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया गया, जिसमें भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया था। जब 2020 के जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2020 को जब पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में, यानी कि जेवलिन थ्रो में जीता, जिस कारण से यह 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली फीफा गर्ल्स टैलेंट एकेडमी का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है। तो कहां, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। फीफा गर्ल्स टैलेंट एकेडमी यानी कि जो वैसी महिलाएं, वैसी लड़कियां जो फुटबॉल खेलती है, वैसे फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा जो टैलेंटेड है उसको और भी माने उसको फीफा की तरफ से इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि वैसे फीफा गर्ल्स टैलेंट एकेडमी, यानी कि उसको चुन करके आगे फुटबॉल में खिलाया जाएगा। तो फीफा गर्ल्स टैलेंट एकेडमी का उद्घाटन अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। ईरान ने रूसी सोयूज रॉकेट से नाहिद-2 दूरसंचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि अभी हाल ही में नाहिद-2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी दूरसंचार उपग्रह है जो प्रक्षेपित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो ये रूसी सोयूज रॉकेट से किया गया है और ये ईरान का है। किसका है, तो ईरान का नाहिद-2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और जिसे रूसी रॉकेट सोयूज से लॉन्च किया गया है। इसरो ने कहां पे, तो लद्दाख में गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में जीवन का अभ्यास करते हुए होप मिशन यानी कि हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। तो अभी हाल ही में कहां पे होप मिशन शुरुआत किया गया है, तो होप मिशन है जो लद्दाख में किया गया है। और इसमें जो गगनयान मिशन भारत का आने वाला है, उसी के लिए कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल करने के लिए, इस तरह से एक एनवायरमेंट बनाने के लिए वहां पे स्टैब्लिश किया गया है। कहां, तो होप मिशन शुरू किया गया है, लद्दाख में शुरू किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त 2025 को ICAR पुणे यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना होती है 1929 में इसकी स्थापना होती है ICAR की, और इसके अभी जो अध्यक्ष है यानी कि प्रमुख कह सकते हैं, डायरेक्टर जनरल कह सकते हैं, तो प्रमुख कृषि वैज्ञानिक मांगी लाल जाट है। प्रमुख कौन है तो ICAR के अभी वर्तमान में कौन है तो मांगी लाल जाट। मांगी लाल जाट है जिन्होंने नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अगस्त 2025 को ICAR पूना नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने और भी बढ़ाने का प्रयास किया है, तो क्योंकि वहां पे जानते हैं कि इस तरह से जो आतंक जो वहां पे चल रहा था, जो वहाँ के जो ट्राइबल्स कम्युनिटी थे उसके बीच में आपस में ही क्या तो मैतई के बीच में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उस कारण से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और 6 महीना और भी बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हरसिल क्षेत्र के धराली गांव में एक विनाशकारी क्या हुआ तो बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिसमें खीर गंगा नदी थी। कहाँ? खीर गंगा नदी। यहाँ पे खीर गंगा नदी में काफी है जो नदी में फ्लडिंग आ गया, जिस कारण से बादल फटने के कारण, और वहां पे काफी घर है जो उसमें बह गए, सेकंडों में बह गए, जिस कारण से ये चर्चा में रहा था। नागालैंड ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया है। तो नागालैंड ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियन विशालकाय कछुए को सामुदायिक यानी कम्युनिटी रिजर्व में है जो क्या इसको पुनः स्थापित किया है। तो किसने किया है तो नागालैंड ने किया है। हाल ही में खबरों में रहा साहेल क्षेत्र जो अफ्रीकी महाद्वीप में है। साहेल क्षेत्र कहाँ है तो अफ्रीकी महाद्वीप में, और कहाँ पे इसका है तो उत्तर में सहारा जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल कहाँ है तो अफ्रीका में है। तो उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में सवाना जो घास का मैदान है अफ्रीका में, वहां के बीच में यह स्थित है साहेल क्षेत्र। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं। अर्जेंटीना ने उरुग्वे के मोंटेविडियो में आयोजित 2025 पैन अमेरिकन कप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया है। तो इस तरह से याद रखना है कि किसने जीता है तो अर्जेंटीना ने उरुग्वे के मोंटेविडियो में आयोजित किया गया था 2025 पैन अमेरिकन कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में है जो गोल्ड मेडल जीता है। किसने? अर्जेंटीना ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो जानते हैं कि 7 अगस्त को मनाया गया, इसमें वस्त्र मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। और वस्त्र मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है तो गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह। और ये बीपीएससी के 70th पेटी में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अभी हाल में कौन है तो ये वस्त्र मंत्री कौन है तो कपड़ा मंत्रालय कौन है तो ये गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह है जो बिहार से ही आते हैं। ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह की अध्यक्षता कौन की तो द्रौपदी मुर्मू ने किया। भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को भी आधिकारिक रूप से नामांकित किया है, यानी कि भारत ने भेज दिया है, लिस्टिंग भेज दिया है। वैसे ही छठ महापर्व को भी वहां पे भेज दिया गया है जो बिहार का लोकप्रिय पर्व है। असम सरकार ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना 2.0 योजना भी शुरू किया है। मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना 2.0 योजना, जिसमें लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए, जैसे कि यदि वो 10th पास करती है या इंटर पास करती है, ग्रेजुएशन पास करते हैं, तो उसके लिए कुछ लिमिट दिए गए हैं, कुछ फंडिंग पैसे दिए जाएंगे ताकि आगे की पढ़ाई वो पूरी तरह कर सके, जैसे बिहार सरकार के द्वारा भी ऐसा किया जाता है। तो लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना 2.0 योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है तो असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा के द्वारा किया गया है। और अभी हाल ही में हेमंता विश्व शर्मा के द्वारा यह भी घोषणा किया गया क्या तो वहां पे गुणोत्सव योजना भी शुरू किया है। क्या? गुणोत्सव, यानी कि हाई क्वालिटी है जो एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। गुणोत्सव योजना भी शुरू किया गया है। और बात करते हैं तो असम भारत का ऐसा पहला राज्य है जो अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्या? अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है असम सेट। क्या? असम सेट। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा तो आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको वहां पे निगरानी करना, और जो दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से जो वहां पे घुसते हैं अवैध रूप से उसको भी निगरानी करना, साथ साथ प्राकृतिक आपदा को भी है जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन भी करने में मदद करेगी।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलेट्स निधि प्रबंधन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए ई साक्षी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ई साक्षी पोर्टल किससे संबंधित है ये भी ध्यान रखना है। तो ये सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि प्रबंधन यानी कि जो फंड दिया जाएगा उसका मैनेजमेंट किस तरह से करना है उसके लिए ई साक्षी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि साक्षी पोर्टल को अभी हाल ही में लॉन्च किया किससे संबंधित है, तो एमपीलेट्स से संबंधित है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जो स्कीम दिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि जो एक सांसद को दिया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में है जो उस तरह से विकास करना है, जिसमें राज्यसभा के लिए है जो पूरी तरह से ओपन रहता है, कहीं भी पूरे राज्य में है जो कराया जा सकता है। तो वस्त्र मंत्रालय गिरिराज सिंह ने 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के तहत हार्ट ऑन व्हील्स यानी कि क्या तो चक्का पे ही क्या हार्ट की व्यवस्था हो, यानी कि जो आपने देखा होगा कि जैसे पटना के मरीन ड्राइव में देखे होंगे वहां पे बहुत सारे जो चक्का पे है लगा हुआ है क्या एक बाजार टाइप का, या फिर उस तरह से जो बेचता है पिज्जा वगैरह थोड़ा थोड़ा बना लेता है, या फिर गुपचुप हो गया ये सब बनाते हैं और वो बेचते हैं, तो उसको हार्ट ऑन व्हील्स है, यानी कि चक्का पे ही है उस तरह से अपना दुकान खड़ा कर दिया। तो 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के तहत हार्ट ऑन व्हील्स का शुभारंभ भी किया है। नीति आयोग ने अनलॉकिंग ए 200 बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, यानी भारत सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से आने वाले समय में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो 200 बिलियन डॉलर का आने वाला जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल से उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और आपने देखा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिस कारण से इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन में कितना ज्यादा कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें काम कर रहा है उसके आधार पे उस तरह से रैंकिंग भी जारी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। हेडक्वार्टर कहाँ है तो गुरुग्राम, और ये हरियाणा में है। और इसका 107वां सदस्य अभी कौन बना है तो मोल्दोवा बना है। क्या मोल्दोवा देश बना है, इसका 107वां सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का है जो किया गया था किसके द्वारा तो COP21 के तहत किया गया था 2015 में, और ये देख सकते हैं पेरिस क्लाइमेट के अंतर्गत किया गया था। और मुख्य रूप से इसका काम क्या था तो इसमें जो भी सोलर अलायंस से संबंधित यानी सोलर एनर्जी को ट्रैप करना मुख्य रूप से इसका मकसद है। और ये सारे अभी यूनाइटेड नेशन के जितने सारे मेंबर हैं इसके लिए ओपन है, कोई भी इसमें सदस्य बन सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बम फोड़ा है और पहले लगाया गया जो 25% टैरिफ था उसको और बढ़ाते हुए 25% अब 50% कर दिया है। तो यह डबल करते हुए 50% कर दिया और ये 27 अगस्त से भारत पे टोटल 50% जो भी इंपोर्टेड वस्तुएं भारत से अमेरिका में किए जाएंगे वहां पे 50% है जो इंडियन प्रोडक्ट पे लगाए जाएंगे टैरिफ के रूप में, जिस कारण से क्या अभी आपने देखा कि बहुत सारे इस तरह से है जो एक वर्ल्ड लेवल पे है जो इसका जियो पॉलिटिक्स में एक भूचाल सा आ गया है। किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया तो सारा तेंदुलकर, जो सचिन तेंदुलकर की बेटी है उसको सारा तेंदुलकर को बना दिया गया ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और इसमें भारत से जाने वाले टूरिस्ट है उसको ये प्रमोट करें कि आइए आप कहीं दूर नहीं जाइए, आइए ऑस्ट्रेलिया में आइए। तो उस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को बनाया गया है। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने निजुत मोइना 2.0 योजना का शुभारंभ किया है तो असम सरकार के द्वारा निजुत मोइना 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा की बात करें तो कौन बन गई तो दिल्ली बन गई, दिल्ली विधानसभा। ये मुख्य रूप से सोलर, इसके ऊपर सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे, इसके छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिस कारण से वहां के जो भी बिजली का खर्चा आएगा वो सारे कहां से पूरे किए जाएंगे तो वही सोलर पैलेट से किए जाएंगे। और सोलर जो प्लेट होते हैं वो फोटोवोल्टेक सेल होते हैं, उसका जो सिलिकॉन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, सिलिकॉन। और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। 8 अगस्त 2025 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी तो 83वीं यानी कि 83rd नंबर का है जो वर्षगांठ मनाएगा किसका तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को जानते हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें ऑपरेशन जीरो आवर के तहत राष्ट्र में ही क्या हुआ था तो प्रमुख जो नेताएं होते थे ऊपर का जो ऊपर लीडरशिप है, जैसे महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस पुणे में बंद कर दिया गया, ये नेहरू को बंद कर दिया गया लखनऊ में। तो इस तरह से बहुत सारे जो ऊपर के प्रमुख नेता थे उसको है जो नजरबंद कर दिया गया या फिर उसको कैद कर लिया गया। और उसी के बाद ये है जो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत किया गया था। और उसी के बाद फिर आगे फिर जो करो या मारो का जो नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा ग्वालियर टैंक बॉम्बे में, उसी को आगे बढ़ाते हुए छोटे छोटे जो कार्यकर्ता या छोटे छोटे जो लेवल के नेता थे वो है जो इसको आगे लीड करते हैं। और ये क्या बन जाता है तो अपने आप में ही क्या तो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग रिवोल्ट के रूप में यह आगे बढ़ता जाता है, यानी कि अपने आप में ही क्या ये प्रस्फुटित हो जाता है। तो इस तरह से भी जाना जाता है कि बीपीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भाई भी माने कि क्यों कहा जाता है कि क्यों कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को स्व
फुटित आंदोलन, यानी कि अपने आप ही है जो ये फुट गया था, अपना ही सेल्फ एलिमिनेटिंग क्यों कहा गया, तो जिस कारण से बहुत सारे छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, अपने आप सबको लगा कि हम इस बार आंदोलन कर ही लेंगे, इस बार है जो भारत को आजाद कर ही देंगे। तो इस तरह से एक लहर सी दौड़ पड़ी थी। ठीक है, तो किस राज्य में स्थित सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी से बहुत ज्यादा दूर नहीं, वाराणसी से 10 से 15 किलोमीटर के आसपास ही है जो सारनाथ है। वहीं पे है जो अशोक का है जो उस तरह से स्तंभ है जहां से लिया गया है, जो तिरंगा चक्र में वहां पे लिया गया है, अशोक स्तंभ वहीं पे लोकेटेड है। लिप वन किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह है, तो लिप वन है जो फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन ऑफ विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप, तो पोलो स्पेस यानी कि ध्रुव स्पेस कह सकते हैं, क्या नाम है, ध्रुव स्पेस के है जो पहला इस तरह से वाणिज्यिक उपग्रह है, कमर्शियल सैटेलाइट है जिसका नाम है लिप वन। कौन से मंत्रालय ने हार्ट ऑन व्हील्स पहल शुरू किया है, तो आपको बता दिए कि कपड़ा मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह है, उनके द्वारा इस तरह से हार्ट ऑन व्हील्स पहल शुरू किया गया है। किस अफ्रीकी देश के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री की मौत अगस्त 2025 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई, तो इसका नाम है, ये कौन से देश के, तो घाना का है, घाना देश के जो पर्यावरण और रक्षा मंत्री थे उसका भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गया है। कौन सा शहर भारत में AI अनुसंधान विकास और डेटा केंद्रों के लिए अग्रणी केंद्र बनकर उभरा है, तो बेंगलुरु बन गया है। बेंगलुरु को जानते हैं कि सिलिकॉन वैली के रूप में जानते हैं, और सबसे ज्यादा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो मुख्य रूप से अग्रणी कोई भी शहर है वो मुख्य रूप से कौन है, बेंगलुरु है। और बेंगलुरु को सबसे सेफेस्ट सिटी के रूप में भारत में है जो उसका दर्जा दिया गया है, अभी आपने देखा भी, आगे देखेंगे। तो कौन सा शहर भारत में AI अनुसंधान विकास डाटा केंद्र के लिए अग्रणी केंद्र के रूप में बनकर उभरा है, तो यह है जो बेंगलुरु शहर है, बेंगलुरु है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप लॉन्च किया गया है IIT पलक्कड़ के द्वारा, इसका नाम है टूटोज एप्लीकेशन है जो लॉन्च किया गया है, टूटोज। ठीक है, क्या टूटोज एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, टूटोज। ठीक है, और ये IIT पलक्कड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है, IIT पलक्कड़ ने विकसित किया और इसको शिक्षा मंत्री भारत के धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो भी नीट, JEE और CAT यानी कि जो कैट लेवल का एग्जाम होता है उसकी तैयारी करने वाले छात्रों को इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड है जो उस तरह से एक डैशबोर्ड टाइप का बनाया जाएगा, और उसमें तैयारी करने के लिए है जो जैसे कि वो ऑनलाइन ई-बुक की भी व्यवस्था होगी, उस तरह से वहां पर तैयारी कर सकेंगे। तो IIT पलक्कड़ के द्वारा शुरू किया गया है। एडमोला ए एडेनले कौन से देश से संबंधित है जिन्हें खाद्य और शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका नाम है, ये कहां से है, तो नाइजीरिया के हैं, कृषि वैज्ञानिक है, और इनका नाम भी याद रखना है। तो MS स्वामीनाथन, पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, एडमोला ए एडेनले को दिया गया है जो नाइजीरिया के कृषि वैज्ञानिक है, ये नाम याद रखना है बस, नाइजीरिया और एडमोला ए एडेनले जो भारत के पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार के ये प्राप्ति करता है। कौन से देश में विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा, तो चीन में किया गया। चीन में 12वें संस्करण का जो वर्ल्ड गेम्स है उसका 12वां संस्करण कहाँ किया जा रहा है, तो यह चीन में। और जानते हैं कि इसी चीन में अभी वुशु खेल का आयोजन किया गया था, जिसमें वुशु खेल में नम्रता बत्रा है जो चैंपियन बनके उभरी थी, और ये पहला ऐसा वुशु खेल पदक जीतने वाली है जो पदक विजेता बनी है, कौन, नम्रता बत्रा। नम्रता बत्रा नाम याद रखना है, तो नम्रता बत्रा कौन सा, वुशु खेल में। वुशु क्या होता है, तो ये वुशु है जो मार्शल आर्ट होता है, जिसे कुंग-फू कराटे भी बोलते हैं, कुंग-फू मार्शल आर्ट। कौन सी बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसरकारी घोषित किया है, तो हेपेटाइटिस डी। जो हेपेटाइटिस डी जानते हैं कि हेपेटाइटिस जो डी वायरस है वो किसको क्या किया है, तो इसको कार्सिनोजेनिक, यानी कि इसी वायरसों को कहा है क्या, एक कैंसरकारी है क्या, तो कैंसरकारी घोषित किया है किसको, तो WHO के द्वारा घोषित किया गया हेपेटाइटिस डी को। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कुल कितनी राशि के बजट को मंजूरी दिया है, तो 6520 करोड़। कितना, तो 6520 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी है, 6520 रुपए करोड़। हाल ही में सी लीड्स 2 कार्यक्रम का उद्घाटन कौन से केंद्रीय मंत्री ने किया है, तो इसका नाम है अन्नपूर्णा देवी, जो भारत की महिला है जो क्या, तो महिला और बाल विकास मंत्री हैं जो अन्नपूर्णा देवी हैं, उनके द्वारा इस तरह से सी लीड्स 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। और इसमें मुख्य रूप से वैसे महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, जो इसमें जो समाज में एक अच्छी भूमिका में नजर आने के लिए है जो आगे काम कर रही है, जैसे उसको आगे बढ़ाना है, तो महिलाओं को मुख्य पटल पे लाने का काम किया जाएगा, जो इसको नेतृत्व क्षमता को विकसित करना इसका भी मुख्य उद्देश्य रहेगा। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है अनंतनाग रेलवे स्टेशन, जो
क्या है तो माल ढुलाई यानी कि लॉजिस्टिक, क्या है तो फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन कश्मीर वैली टू बी कैपेबल ऑफ कैरिंग फ्राइट, यानी कि जो माल ढुलाई के लिए बहुत सारे जो ट्रेन चलाए जाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि रुद्रास्त्र, रुद्रास्त्र का आपने नाम सुना होगा, जो भारत में सबसे लंबा मालगाड़ी, रुद्रास्त्र सबसे लंबा जो मालगाड़ी है, सबसे लंबा भारत का, एशिया का कह सकते हैं, एशिया का सबसे लंबा मालगाड़ी है। और ये कहाँ तो लगभग ये 4.5 किलोमीटर की लंबाई की है, और ये सबसे बड़ा लंबाई की मालगाड़ी है जो कहाँ डेवलप किया गया है, इंडिया में। और यह रुद्रास्त्र इसका नाम है, और इसको याद रखना है। तो ये लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और सबसे बड़ा विश्व की बात करें तो सबसे विश्व में सबसे बड़ा जो रेलवे की ये रेलवे मालगाड़ी है कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है। तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन है जो क्या है तो कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। हाल ही में कौन से मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म IIDP का उद्घाटन किया है, तो पर्यटन मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या है, याद रखना, पर्यटन मंत्रालय। उसके मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो जी किशन, सॉरी एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पर्यटन मंत्री कौन है अभी वर्तमान में, शायद जी किशन रेड्डी है, तो एक बार कंफर्म कर लेंगे आप, ठीक है। ऐसे जी किशन रेड्डी क्या है तो भारत का भी कोयला मंत्री भी है। नागासाकी दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, जानते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त को जापान के नागासाकी, और 9 अगस्त को हिरोशिमा, क्या तो 9 अगस्त को कहाँ पे तो नागासाकी पे, और 6 अगस्त को हिरोशिमा पे ये एटॉमिक बम पटका जाता है, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। उसके बाद है जो जानते हैं उस बम दोनों का नाम क्या है, तो 9 अगस्त वाले जो बम है वो एक फैटमैन है, 9 अगस्त वाला फैटमैन, और 6 अगस्त जो हिरोशिमा पे किया गया था 6 अगस्त का, वो इसका नाम है लिटिल बॉय, ठीक है। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय में किया गया, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 2 दिन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मणिक मेमोरियल इवेंट जो पोलैंड में किया गया था, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो नाम याद रखना है, अनु रानी। अनु रानी है जो क्या अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मणिक मेमोरियल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, अनु रानी ने जीता है। हाल ही में आयोजित 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो महिला वर्ग का भी खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। और इस तरह से नाम याद रखना किसने, तो अर्जेंटीना ने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है। क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष यानी कि क्या तो चेयरमैन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन कौन बनी है, तो श्रीमती एस राधा चौहान बनी, श्रीमती एस राधा चौहान बनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की अध्यक्ष बनी है। कौन से देश ने गाजा पर कब्जा करने की योजना की घोषणा किया है, तो इजराइल ने घोषणा किया है कि हम आने वाले समय में गाजा पर कब्जा कर लेंगे। न्यूम्बेओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर की बात करें तो यह बेंगलोर है, जो सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में भी जाना जाता है, AI सिटी के रूप में भी जाना जाता है, एक स्टार्टअप सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं बेंगलुरु को। बेंगलुरु नहीं है यहाँ पे भारत का सबसे सुरक्षित शहर, बेंगलुरु के सटे ही क्या है तो मंगलोर है, मंगलोर दूसरा शहर है, बेंगलोर दूसरा शहर है। तो मंगलोर याद रखना है, कौन, मंगलोर है जो सबसे सुरक्षित शहर है, ठीक है। और उस समय बेंगलोर की बात कर रहे थे, जो AI है या सिलिकॉन वैली या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये सब सारे सबसे ज्यादा स्टार्टअप कहाँ, तो बेंगलोर में। कवकयानों ने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। वह किस राज्य के पर्वतारोही है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। इनका नाम क्या है, तो कवकयानो अरुणाचल प्रदेश के हैं। किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है, तो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का माउंट किलिमंजारो, जो कहाँ पे स्थित है, तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में। कौन से राज्य में स्मिथोफिस लेप्टोफिसियाटिस नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो यह मिजोरम में खोजी गई। तो स्मिथो नाम दिया गया, स्मिथोफिस लेप्टोफिसियाटस, यह नामक सांप है। क्वेश्चन ये पूछ देगा कि यह किसकी प्रजाति है, तो सांप की एक प्रजाति है स्मिथोफिस लेप्टोफिसियाटस, ये नामक सांप की प्रजाति है जो मिजोरम में अभी हाल ही में खोजी गई है। कहाँ, मिजोरम में। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बना है, तो गौरव बनर्जी है जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का अध्यक्ष गौरव बनर्जी बना है। बोगोटा पुस्तक मेले के 38वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है, तो कोलंबिया में। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है, बोगोटा, और बोगोटा में इस तरह से 38वें संस्करण का आयोजन किया गया है पुस्तक मेले का। 38वां पुस्तक मेले का संस्करण है जो 38वां किया गया है, पुस्तक मेले का 38वां संस्करण है जो कोलंबिया के बोगोटा में किया गया, उसमें भारत को चीफ गेस्ट के रूप में चुना गया है। बोगोटा देख सकते हैं, बोगोटा बुक मॉल के 38वें संस्करण के आयोजन में भारत को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है, तो ये कोलंबिया में किया जा रहा है। खैरथल
तिजारा जिला किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर अब भर्तृहरि घोषित किया है? तो भर्तृहरि नगर घोषित किया है, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। भर्तृहरि नगर घोषित किया किसका? तो खैरथल तिजारा जिला का नाम बदल के जो राजस्थान में है। कौन से राज्य के पुनौरा धाम में देवी सीता को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया गया है? तो बिहार में स्थित है। और ये कहाँ? बिहार के सीतामढ़ी में है, जिसकी ऊंचाई क्या है? तो 159 फीट है। कहाँ? 159 फीट है। और कहाँ? तो ये बिहार के सीतामढ़ी में, जहां पे माना जाता है कि जब राजा जनक हल से खेती कर रहे थे तो उस समय घड़े में माँ सीता है जो मिली थी, और वहीं पे उनका जन्म उस तरह से माना जाता है। कहाँ पे? तो सीतामढ़ी में, पुनौरा धाम में। हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथन 2025 को शुरुआत किया है। इसमें मुख्य रूप से वैसे जो ड्रोन में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए इस तरह से ड्रोणनाथन प्रोजेक्ट है जो शुरू किया गया है। कहाँ पे? तो 2025 में सूर्य, इसका नाम है सूर्य द्रोणनाथन। या कहाँ पे शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक भी 2025 पारित किया है। तो कौन से विधानसभा ने? तो दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक जारी किया है 2025 में। और इसमें यह कहा गया है कि कोई भी यदि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट स्कूल क्या करता है, अपने फीस में वृद्धि करता है, तो उसमें यदि अभिभावक है जो सहमत हैं तभी कर सकता है। यदि कोई भी अभिभावक यानी कि उसमें वीटो लगा दिया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको फिर से वापस लिया जाएगा। यदि नहीं करता है 20 दिन के अंदर, तो इस तरह से, और 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, तो इस तरह से प्रोविजन दिया गया है कि उसमें है जो लाखों रुपया का जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि तब भी नहीं मानता तो उसमें क्या किया जाएगा? उस पर उसको बैन कर दिया जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब? तो 12 अगस्त को। और वहीं विश्व शेर दिवस है जो 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड लायन डे यानी वर्ल्ड सिंह डे, विश्व सिंह दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? विश्व शेर दिवस, ये 10 अगस्त को मनाया गया। और वर्ल्ड टाइगर डे जाते ही कब? वर्ल्ड विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, 1973 में लाया गया, और इसमें बाद में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि टाइगर का संरक्षण करते हुए चलना है। 2025 की भारत के 10 सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में मैंगलोर कर्नाटक पहले स्थान पर है, और बड़ोदरा गुजरात है जो दूसरे स्थान पर है। जो भारत में सबसे सुरक्षित टॉप 10 शहरों में आता है मैंगलोर कर्नाटक जो पहले स्थान पे, और दूसरे स्थान पे ये बड़ोदरा गुजरात आता है। सिक्किम में अभी हाल ही में नारी अदालत शुरू किया गया है, ताकि नारी जो जस्टिस से वंचित रह जाते हैं उनको है जो समय से क्या, तो उसको जस्टिस मिल सके, और एक जो क्यूक माने सही समय पे मिल जाए, और साथ साथ इसमें निष्पक्ष रूप से उसको न्याय मिल सके, इसके लिए नारी अदालत है जो शुरुआत किया गया है। कहाँ पे? तो यहाँ सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इसका उद्घाटन भी किया। फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा करने वाला G7 राष्ट्र कौन बन गया है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अभी हाल ही में आपने देखा कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऐसे देश है जो इसने कहा कि यदि इजराइल है जो ये फिलिस्तीन पे हमला बार बार करता रहेगा तो हमें जो क्या, तो इस तरह से फिलिस्तीन को एक नया देश के रूप में, संप्रभुत्व देश के रूप में इसको घोषणा कर देंगे। वैसे ही फिर ऑस्ट्रेलिया भी कहा कि ऐसा कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर बैन लगाया है? तो माथेरान महाराष्ट्र में। माथेरान महाराष्ट्र में जो हिल स्टेशन है वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है किसका? तो ये जो हाथ से खींचे जाने वाले जो रिक्शा है उसमें 2 लोग बैठ जाते हैं, उसको खींचा जाता है और उसमें ऊपर की ओर चढ़ाई करना पड़ता है, जिस कारण से जो रिक्शा चालक होते हैं उसको काफी है जो दर्द का भी और कह सकते हैं कष्ट का भी अनुभूति होता है, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बैन कर दिया है। और साथ साथ इसमें जो रिक्शा चालक हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना सरकार को बताया है कि आप इसके लिए रोजगार की व्यवस्था भी करें। ऐसा ना हो कि इसको है जो रोजगार भी छीन ले और उसमें कुछ काम भी ना दे, तो इसके लिए ऐसा सही नहीं रहेगा। भारत दुनिया का तीसरा यानी कि पहला अमेरिका और दूसरा चीन सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। तो भारत क्या बन गया तीसरे नंबर का? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अभी हाल ही में जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी, उनके द्वारा यह घोषणा किया कि भारत अब बन गया है तीसरा, दुनिया का तीसरा है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गया है। सबसे ज्यादा उत्पादन करने में पहला स्थान अमेरिका और दूसरा चीन का है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए AI संचालित शिक्षण ऐप ट्यूटोज को IIT पलक्कड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में 25वां शिखर सम्मेलन है जो एससीओ का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो चीन। और कहां पे होगा? तो चीन के शहर तियानजिन में करेगा। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो 2020 के बाद चीन जा रहे हैं, तो इसके लिए
काफी इंपॉर्टेंट ये इवेंट हो जाता है, तो उसको याद रखना है। और एससीओ में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें है जो मुख्य रूप से 10 देश शामिल है, 10 देश शामिल है। और इसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल होता है। अभी हाल ही में ईरान और बेलारूस भी इसमें शामिल हुआ है। और इसमें टोटल देशों की संख्या क्या है तो 10 है, जिसमें चीन, रूस और जो प्रमुख रूप से जो सेंट्रल एशियन 4 प्रमुख कंट्री हैं, जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये सब शामिल है इसमें। उसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, याद रखना है। सेंट्रल एशियन कंट्री में इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान को कहा जाता है भारत ये वर्ल्ड का स्विट्जरलैंड, यानी कि वैसा शहर, वैसा कंट्री जो जियो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता, अपने आप को सुरक्षित खुद से मानता है और कहता है कि हमको वर्ल्ड के अफेयर्स में नहीं पड़ना है, अपने आप में ही खुश रहता है। फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा करने वाला G7 राष्ट्र अभी बन गया है कौन? ऑस्ट्रेलिया बन गया है। खबरों में रहा साहिल क्षेत्र कहाँ है तो अफ्रीका महाद्वीप में, जो उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में सवाना के बीच में यह स्थित है। नासा के कार्यकारी प्रशासक सीन डफी है कौन? अभी नासा के क्या कार्यकारी प्रदेश ये निर्देशक हैं, प्रशासक हैं। इन्होंने कहा कि 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना भी की घोषणा किया है। इन्होंने कहा रहा कि अब हम 2030 तक है जो चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर भी बनाने का प्रयास करेंगे, और इन्होंने इसका घोषणा किया है नासा के कार्यकारी है जो प्रशासक में। और कौन है तो सीन डफी है। नासा की स्थापना कब होती है? 1958 में। इसकी स्थापना 1958 में स्थापना की जाती है, उसी समय जब ये DRDO की स्थापना भारत में 1958 में की जाती है। भारत में DRDO और ये नासा का 1958 में नासा का। वही इसरो का होता है अगले 10 साल बाद 1969 में। विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेट कब किया जाता है तो 9 अगस्त को किया जाता है। और इसके जो अभी मंत्री हैं पूरे भारत में, इसके मंत्री कौन है तो जो ट्राइबल अफेयर्स मंत्री यानी कि जनजातीय कार्यालय के कार्यों के मंत्री कौन है तो जुएल ओरांव है। जुएल ओरांव जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन मंत्री है तो इसके जुएल ओरांव नाम याद रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। जुएल ओरांव जानते हैं क्या है तो एक टाइटल होता है जो मुख्य रूप से क्या है, ओरांव जनजाति हैं। दक्षिण कोरिया के बाद उत्तर कोरिया ने भी अपने सीमावर्ती स्पीकर हटा दिया है, तो वहां पे लाउड स्पीकर की व्यवस्था की जाती है। कहाँ? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। जब साउथ कोरिया ने अपने हटाया तो नॉर्थ कोरिया ने भी बोला कि चलो हम भी हटा लेते हैं। इस कारण से युद्ध को थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो उसके बीच में जो टसल होता जा रहा है, कि जानते हैं कि जो कोरियन वार होता है, कोरियन वार 1950 से लेकर 1953 में चलता है, काफी मारकाट वहां पे देखने को मिलती थी। उस कारण से उस समय से साउथ कोरिया किसको प्रमोट करता है तो साउथ कोरिया को प्रमोट करता है अमेरिका, और नॉर्थ कोरिया को प्रमोट करता है कौन? चीन। इसके बीच चीन और रूस के बीच में के साथ है जो उसका संधि है। इस कारण से है जो काफी विवादित क्षेत्र भी दोनों के बीच में रहता है। WHO ने केन्या को ट्रिप्नोसोमियासिस यानी कि निद्रा रोग कह सकते हैं इसके द्वारा जो सेज से मक्खी के काटने से होता है। क्या? सेज से मक्खी। इसका कौन से मक्खी से तो सेज से मक्खी के काटने से होता है, फैलने वाला है। ट्रिप्नोसोमियासिस यानी कि जो नींद आने वाली बीमारी है उससे मुक्त घोषित कर दिया है किसको तो केन्या शहर को। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है। नैरोबी में ही क्या है तो UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP का क्या है हेडक्वार्टर है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है तो नैरोबी में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विश्व शेर दिवस कब मनाया गया तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में 2 स्वदेशी युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी जो प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है उसको यहाँ पे जलावतरण किया जाएगा। तो इस तरह से एक ही साथ इंडियन नेवी को 2 है जो क्या INS मिलेगा, स्वदेशी युद्धपोत मिलेगा जो INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में इस तरह से पूछा जा सकेगा। ठीक है, तो ऑन 26 अगस्त 2025 द इंडियन नेवी विल कमीशन 2 इंडिजिनस वारशिप्स INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A इन विशाखापट्टनम। कहाँ पे तो विशाखापट्टनम जगह का भी नाम याद रखना है। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने जो बताया है 1 से लेकर जो 16 अगस्त का जो करंट अफेयर हम लोग डेली सुबह 9 बजे करते हैं उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ बस एक आपको ओवरव्यू देते जा रहे हैं कि जो प्रमुख करंट अफेयर्स है वो क्या होने वाले हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा अभी का प्रयोग कहाँ किया गया है तो राजस्थान में किया गया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके ड्रोन से क्या करेगा, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, जो पोटासियम आयोडाइड वगैरह उसमें छिड़का जाता था। तब है जो बारिश एक जो संघनक के रूप में जो बादल होते थे उसको जो हवा है हवा को क्या संघनक यानी कि जिसको कह सकते हैं उसको बैटरी बना यानी कि पानी वाला बना करके उसको संघनित किया जाता था और वो फिर बारिश से जो गिरता था, जो अभी इसका प्रोसेस भी होता है।
वही ड्रोन के माध्यम से उसमें छिड़काव किया जाएगा पोटेशियम डाइऑक्साइड वगैरह का, और उसमें है जो वहाँ पे छिड़काव किया जाएगा उस सर्टेन एरिया में क्या किया जाएगा, बारिश कराया जाएगा। तो जानते हैं कि राजस्थान में ऐसा पहला प्रयोग किया गया है, एआई ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराया जाएगा। सोफिया डंकले जो इंग्लैंड की स्पिनर है और शुभमन गिल जो भारत के क्रिकेटर हैं, उनको जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको दिया गया है, तो शुभमन गिल को दिया गया है जुलाई मंथ के लिए। और जो पुरुष में और महिला में किसको, सोफिया डंकले को, जो इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाज है। वहीं जुलाई मंथ के पहले, ये कौन सी मंथ है, जुलाई मंथ। जून मंथ की बात करते हैं तो ये अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी है एडन मार्करम और हेली मैथ्यूज, जो हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। क्या जून में किसको दिया गया है, हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज के, कहा कि विंडीज की है, वेस्ट इंडीज की, और ये फीमेल में है, ठीक है। और मेल में किसको दिया गया है, तो ये मेल में दिया गया है, मेल कैटेगरी में दिया गया है किसको, एडन मार्करम, एडन मार्करम। और ये कहाँ के, अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका खिलाड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया। ऑपरेशन अलर्ट पूछ देगा कि अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ऑपरेशन अलर्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर जो राजस्थान में है, और इधर बांग्लादेश बॉर्डर जहाँ पे मेघालय में शुरुआत किया गया। तो मेघालय और राजस्थान में बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट को शुरू किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से जो 15 अगस्त से पहले इसको जो घुसपैठिए आने वाले हैं उसको रोकने का प्रयास किया गया है। तो ऑपरेशन अलर्ट याद रखना है। वहीं ऑपरेशन सर्द हवा कई बार पूछा गया है, ऑपरेशन सर्द हवा, तो सर्द हवा भी बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया था। और बीएसएफ की स्थापना कब होती है, तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है, 1 दिसंबर 1965। तो बीएसएफ की कब, 1 दिसंबर 1965। और इसके अभी जो वर्तमान में इसके डीजी कौन है, दलजीत सिंह चौधरी हैं, दलजीत सिंह चौधरी हैं। और वहीं पे सीआरपीएफ के डीजी कौन है, तो सीआरपीएफ के डीजी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र, ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है तो याद रखना है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए चलना है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट जो गुवाहाटी में स्थित है उसको अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकार पुरस्कार 2025 मिला है, यानी कि इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से सम्मानित किसको दिया गया है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल आर्किटेक्ट अवार्ड दिया गया है गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट जो गुवाहाटी में स्थित है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की पहली पुस्तक का शीर्षक है वाई दी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। वाई दी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जो अभी रिलीज नहीं हुआ है, आने वाले समय में अगस्त के आसपास है जो इसको लास्ट में लॉन्च किया जाएगा। और ये कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाई दी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, यानी कि संविधान क्यों मायने रखता है। इसमें है जो मुख्य रूप से संविधान का महत्व के बारे में जागरूकता देने की बात की गई और डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा इसको लिखा गया है। महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में जो 52nd, ये 50वें नंबर के थे, 51वें नंबर के संजीव खन्ना है, संजीव खन्ना। और 52वें नंबर के कौन, तो अभी वर्तमान में कौन है, तो जस्टिस बी.आर. गवई। क्या, बी.आर. गवई अभी वर्तमान में कौन है, जस्टिस बी.आर. गवई है। और ये जस्टिस बी.आर. गवई पहले भारत के क्या है, पहले भारत के बौद्ध यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले पहले सीजेआई हैं। साथ ही दूसरे दलित हैं जो सीजेआई बने हैं। और पहले दलित कौन थे, तो केजी बालकृष्णन जो बने थे 2007 में। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सतनावरी गांव को देश के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार जो देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम हैं उनके द्वारा यह प्रयास किया गया है कि वहां पे क्या किया जाए, तो महाराष्ट्र के जो सतनावरी क्या है, नाम है क्या, सतनावरी गांव को देश का पहला जो नागपुर जिले में स्थित है ये स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज बनेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल टेक्नोलॉजी से ये लैस रहेगा ये सतनावरी गांव। अगला है राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है। किसके द्वारा, तो गृह मंत्रालय के द्वारा नारकोटिक्स हेल्पलाइन है जो शुरू किया गया है। इसमें मानस 1933 नाम दिया गया है, मानस। और ये 1933 क्या हेल्पलाइन है, इसमें मुख्य रूप से वैसे व्यक्ति जो हेल्पलाइन चाहते हैं कि हमको इस तरह से नारकोटिक्स से निजात पाना या नशा मुक्ति से
हटना, तो उसके लिए उस तरह से व्यवस्था इसमें की जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एनआईएवी हैदराबाद यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो जानते हैं कि जो एनिमल के ब्लड सैंपल्स वगैरह उसमें है जो कंजर्व किए जाएंगे, प्रिजर्व किए जाएंगे और -196 डिग्री सेल्सियस पे इस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, जो लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है, आपने देखा भी होगा। तो भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहा तो एनआईएवी हैदराबाद में किया जा रहा है। वहीं पे बात करें तो पद्मजा नायडू हिमालयन नेशनल पार्क है, हिमालयन बायोलॉजिकल नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे दार्जिलिंग में स्थित है। वहां पे भी इस तरह से पहला फ्रीजिंग बायो बैंक है जो बनाया गया है। ठीक है, इसमें ब्लड सैंपल, डीएनए है जो ये सब सेल्स वगैरह, टिश्यू वगैरह ये सब लिए जाएंगे ताकि है जो आगे और भी ऐसी प्रजाति डेवलप किया जा सके यदि ये सब खत्म हो जाती है तो। भारत के रमेश बुधियाल एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के पुरुषों के ओपन वर्ग में कौन से पदक जीते हैं तो कांस्य पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो पहली बार ऐसा बना है तो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के पुरुष के ओपन वर्ग में पदक यानी जो कांस्य पदक जीतने वाले हैं पहले भारतीय बने कौन, रमेश बुधियाल। और ये सर्फिंग क्या होता है, सर्फिंग मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो नदियों में चलते हैं, ये नदी के जो धारा होता है या फिर समुद्र के जो धारा होता है उसमें बहुत सारे जो इस तरह से स्केटिंग करते हैं तो क्या होते हैं, जो पैर ऊपर रख करके इस तरह से ऐसे करते हैं तो क्या होता है, तो वही सर्फिंग होता है। और इसमें रमेश बुधियाल ने कांस्य पदक जीता है और भारत की तरफ से पहला पदक इस तरह से जीतने वाले खिलाड़ी बन गए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में तातो 2 जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 700 मेगावाट है उसको 8146 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। और इसमें जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहां पे पानी से बिजली का उत्पादन किया जाएगा और उसमें वहां से जो बिजली बनेगी उससे अरुणाचल प्रदेश में बिजली का है जो ट्रांसपोर्ट किया जाए, बिजली है जो वहां पे बिजली प्रोवाइड किया जाएगा, जिस कारण से वहां पे बिजली है जो सस्ते दर पे उपलब्ध रहेगी। तो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जिसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया और यह जींद सोनीपत हरियाणा रूट पर चलाई जाएगी। कहाँ पे, तो जींद सोनीपत हरियाणा के रूट पर चलाई जाएगी और यह भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन है जिसका निर्माण आईसीएफ चेन्नई के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2025 का यूकेटर प्राइज भारत की बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ को दिया गया। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही 2025 का यह यूकेटर प्राइज है जो भारत की किसको दिया गया, तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ को दिया गया। तो नाम याद रखना किसके द्वारा दिया गया। क्वेश्चन ये पूछ देगा कि 2025 का यूकेटर प्राइज भारत की बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ को दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया, तो यूनाइटेड नेशन, WHO ये सब याद रखना है। तो मुख्य रूप से याद रखना है किसके द्वारा, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा दिया गया है। नई दिल्ली में 79वां स्वतंत्रता दिवस जिसका थीम रखा गया आत्मनिर्भर पंचायत विकसित भारत की पहचान। समारोह के लिए कुल 210 पंचायत नेताओं को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। कहां पे, तो राष्ट्रपति जो वहां राष्ट्रपति पद पे इसका आयोजन किया जाएगा, वहीं पे इसका 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त के संध्या पे पंचायती राज मंत्री जो यहाँ पे पशुपालन मंत्री के साथ साथ पंचायती राज मंत्री हैं ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, उनके द्वारा इसको है जो पुरस्कृत भी किया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा। और इसका जो पंचायती राज के लिए है जो आत्मनिर्भर पंचायत विकसित भारत की पहचान इसका थीम रखा गया। जबकि 79th जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया इसका थीम क्या रखा गया, इसका विषय क्या था, तो नया भारत। नया भारत और भारत है जो जानते हैं कि विकसित भारत बनने वाला है 2047 तक, विकसित भारत का लक्ष्य है 2047। और इसके लिए भारत सरकार है जो कोशिश कर रही है कि अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे तो ट्रेड में हो, हर एक क्षेत्र में भारत है जो उसमें प्रयास करे और आने वाले समय में 2047 तक इसको अचीव कर ले। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब हरियाणा को हराकर झारखंड ने दूसरी बार जीती है। तो 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, हरियाणा को हराकर झारखंड ने दूसरी बार जीता है। जुलाई में भारत की खुदरा महंगाई दर 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर आ गई और यह गिरावट जून 2017 के बाद सबसे कम है। और इसका मुख्य कारण क्या रहा, तो ये 1.55% याद रखना है। और साथ साथ इसका मुख्य कारण क्या रहा, तो दाल और सब्जी के जो दाम है उसमें कमी आ गया, जिस कारण से इसे है जो इन्फ्लेशन देखा गया, यानी कि महंगाई है जो नीचे स्तर पे आ गई है। और ये 8 साल के 2017 में इसके पहले देखा गया 2017 में, और उसके बाद 8 साल बाद यह देखा गया है। UIDAI ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI के साथ 5 साल का R&D समझौता किया पे हस्ताक्षर किया, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हस्ताक्षर किया है। और UIDAI ने किसके साथ किया है, तो यह भी ध्यान रखना है, सांख्यिकी संस्थान यानी भारत के सांख्यिकी संस्थान के साथ किया है।
और यूआईडीआई के सीईओ कौन है? तो भुवनेश कुमार। नाम क्या है? भुवनेश कुमार। तो याद रखना है, इसके पहले सर्वम एआई के साथ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आधार से जोड़ने के लिए सर्वम एआई के साथ समझौता किया है यूआईडीआई ने। किसके साथ? सर्वम एआई। ठीक है, इसको याद रखते हुए चलना है। और आधार में कौन सा डिजिट होता है? तो 12 डिजिट होता है। आधार में 12 अंक होता है। आधार कितने नंबर का होता है? तो 12 अंक का होता है, 12 डिजिट का होता है। और भी बात करें तो ये आधार कार्ड है सिर्फ रेसिडेंस का प्रूफ होता है, रेसिडेंशियल प्रूफ होता है, यानी कि आवास का प्रूफ, रेसिडेंट का प्रूफ होता है। ये नागरिक होने का प्रूफ नहीं होता है। क्या? तो नागरिक होने का प्रूफ नहीं होता है। तो अभी हाल ही में एक हाईकोर्ट ने किया है कि इसमें कि चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, ये सारे ये आपके सिटीजनशिप का है जो क्या सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का प्रमाण तय नहीं करता है। ये अभी हाल ही में एक हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। ये कौन सा हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में डिजिटल पायरेसी से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया है। यानी कि जो मूवी, जैसे मूवी हो गया, वेब सीरीज हो गया, बहुत सारे मूवीज जो लॉन्च होते हैं और उसके 24 घंटा के अंदर 15 एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर क्या होता है, टेलीग्राम या सोशल मीडिया पे वो वायरल हो जाते हैं। तो जिस कारण से काफी नुकसान संचार मंत्रालय को भी होता है और साथ साथ है जो बनाने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं उसको भी काफी नुकसान होता है। जिस कारण से डिजिटल पायरेसी से निपटने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी इसको क्या एक टास्क फोर्स का गठन किया है। और अब जो भी 24 घंटे के अंदर कहीं भी इसको अगर यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कहीं भी डाला जाएगा मूवी को, तो उसको फिर हटा दिया जाएगा। भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगडू में 2025 के विश्व खेलों में महिलाओं की 52 केजी वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। तो याद रखना कि कौन सी, तो नाम याद रखना, भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगडू में 2025 के विश्व खेलों में महिलाओं की 52 केजी वुशु स्पर्धा, वुशु क्या होता है तो वही आपको बता दिया हमने कि एक कुंग-फू कराटा या मार्शल आर्ट कह सकते हैं, इसमें प्रतिस्पर्धा हुआ, इसमें फाइनल में रजत पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनी है। और इस तरह से याद रखना है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है ये भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद का हेडक्वार्टर है जो लंदन में है। कहाँ? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें पहला बार शामिल हो रहा है कौन? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो जिंक का उत्पादन करने में भारत में पहला स्थान रखता है। पाकिस्तान ने चीन की तरह आर्मी रॉकेट फोर्स भी बनाने की घोषणा किया है। तो आर्मी रॉकेट फोर्स है जो बनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो पाकिस्तान के द्वारा। और ये चीन के है जो चीन के नक्शे कदम पे चल रहा है। और अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जो हार हुई भारत से, उसमें उसके बाद इस तरह से अपने फोर्स को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह से आगे मजबूत करने के लिए आर्मी रॉकेट फोर्स का बनाने की घोषणा किया। संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025 का संबंध किससे है? तो दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में इस तरह से एक अभ्यास है जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? तो ये जिसका नाम है टाइगर ट्रूम्फ है जो भारत और अमेरिका के बीच में, इंडिया प्लस यूएसए होता है। भारत है जो क्वाड में भी शामिल है, जिसमें क्वाड में इंडिया यूएसए क्या है, क्वाड में इंडिया हो गया, इंडिया प्लस यूएस हो गया, प्लस जापान हो गया, और क्या है तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें 4 देश इसमें शामिल है क्वाड में। तो इस सबको ध्यान रखते हुए चलना है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब ई पे ऐप के माध्यम से वैश्विक यूपीआई सेवा शुरू किया है। तो इसमें ग्लोबल यूपीआई सर्विस, यानी कि हर एक देश में जहां भी आप जाएंगे तो अगर यदि आप ग्लोबल यूपीआई माने कि जो यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज है, इंटरफेस है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है ताकि जो ऑनलाइन पेमेंट आप कहीं कर सकेंगे। तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरुआत किया गया है क्या, ग्लोबल यूपीआई सर्विस को प्रमोट करने के लिए बॉब ई पे यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ई पे ऐप को शुरू किया गया है। कौन सा देश? बैंक ऑफ बड़ौदा। राष्ट्रीय वित्तीय जागरूकता दिवस अभी हाल ही में 14 अगस्त को मनाया गया और इसके लिए आरबीआई के द्वारा कई तरह से प्रमोट भी किया जाता है कि आप है जो धोखाधड़ी से बचे, साइबर क्राइम से बचे। इसके लिए है जो वित्तीय जागरूकता दिवस यानी कि फाइनेंशियल अवेयरनेस डे मनाया गया, नेशनल रूप से 14 अगस्त को मनाया गया। 14 अगस्त को और भी जानते हैं कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है।
और ये कब 14 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच में है जो विभाजन हुआ था और उसमें काफ़ी ज़्यादा है जो लूटपाट देखी गई थी और काफ़ी है जो इसमें दंगे भी देखे गए थे। उसी को है जो समझ सकते हैं, उसको जो मर गए थे उसमें उसको सम्मान देने के लिए इस तरह से किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने AI आधारित सभासार का भी शुभारंभ किया है। जो अभी सभासार का उद्घाटन किसने किया है, तो पंचायती राज मंत्रालय ने, जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड रहेगा। और इसके मंत्री कौन है, तो राजीव रंजन सिंह या उर्फ ललन सिंह, जो जदयू कोटा से गए हैं। हाल ही में गोवा की धीरियो बुल फाइटिंग को वैध बनाने की घोषणा की गई है। मांग उठी है वहां पे विधानसभा में, गोवा की विधानसभा में वहां पे मांग की जा रही है वहां विधायकों के द्वारा कि जो धीरियो बुल फाइटिंग है, यानी कि जो सांडों की लड़ाई है, उसको वैध किया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा चला आ रहा है। तो किसकी लड़ाई है, तो बुल फाइटिंग की लड़ाई है। बुल फाइटिंग है क्या है, तो बुल फाइटिंग है यानी सांडों की लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो अभी 79 इंडिपेंडेंस डे पे सुदर्शन चक्र मिशन को शुरुआत किया है, जिसमें स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों, यानी कि जो अपने बहुत सारे जो साइबर क्राइम होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उसको रक्षा करने के लिए जो बहुत सारे वेबसाइट भारत के होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री का वेबसाइट हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री या RBI का ही अपना उसका वेबसाइट है, उसको अगर कोई हैक कर लेता है तो उसको लिए स्वदेशी मिशन लॉन्च किया गया। सुदर्शन चक्र मिशन नाम दिया गया है, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। महाराष्ट्र आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। तो गणेश उत्सव जिसको लॉन्च किया था किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको पहली बार 1893 के आसपास है जो शुरुआत किया था, उसको महाराष्ट्र सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव के रूप में देखा गया है। और उसमें जानते हैं गणेश भगवान की पूजा है जो धूमधाम से वहां पे की जाती है। चलते हैं आगे। तो श्रीनगर में पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभंकर लॉन्च हुआ है। और ये कहाँ खेला जाएगा, तो डल झील जम्मू कश्मीर में खेला जाएगा। कहाँ पे, डल झील जम्मू कश्मीर। और इसमें 5 खेल को शामिल किया गया है, 5 खेल को शामिल किया गया है। और इसमें 5 खेलों में कौन कौन रहेगा, तो इसमें आपको हमने डिटेल रूप से बताया है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। आज के वीडियो जो करंट अफेयर का किया गया था, ठीक है। तमिलनाडु में बुजुर्गों और दिव्यांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायुमन बर योजना शुरू किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से क्या, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन के द्वारा यह घोषणा किया गया कि जो भी बुजुर्ग रहेंगे, दिव्यांग रहेंगे, वो राशन दुकान पे नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए क्या, तो उनके घर तक ही राशन है जो पहुंच जाएगा, उनके लिए ऐसा योजना शुरू किया गया है। नाम है क्या, तो मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना, ठीक है। और अभी केरल सरकार के द्वारा आपने देखा कि केरल के द्वारा शुरुआत किया गया है क्या, सीनियर सिटीजन कमीशन, यानी कि सीनियर सिटीजन कमीशन। सीनियर सिटीजन कमीशन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इसमें वैसे जो 70 वर्ष से अधिक या जो उम्र होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके कल्याण करने के लिए सीनियर सिटीजन कमीशन की शुरुआत किसने किया है, केरल ने किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जो प्रमुख 1 से 16 अगस्त का जो वन लाइनर करंट अफेयर है, जिसको हमने पढ़ाया है 1 से लेकर 16 अगस्त का करंट अफेयर, जो उसका एक समरी कह सकते हैं, या फिर उस तरह से कह सकते हैं कि इसका वन लाइनर टाइप का है जो आपको हमने दिखाया है। तो ऐसे ही वीकली करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 15 दिन का इसे देखेंगे और 15 दिन का आने वाले समय में देखेंगे। तो इस तरह से एक मंथ का करंट अफेयर कवर आपका हो जाएगा। और डेली करंट अफेयर का यदि आप चाहते हैं कि उसका कंप्लीट रूप से इसको पढ़ें, विस्तृत रूप से हमसे पढ़ें, तो आप है जो इस चैनल पे सुबह 9 बजे करंट अफेयर का क्लास लिया जाता है, उसमें आप जुड़ेंगे, डेली लाइव क्लास होता है। तो इस तरह से वीडियो अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ साथ इसका जो PDF आपको प्राप्त करना होगा, तो एडुटेरिया दरोगा टेलीग्राम चैनल, एडुटेरिया दरोगा टेलीग्राम चैनल है, वहां से इसका PDF है जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और डेली हम वन लाइनर भी देते हैं, इसमें जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं उसमें वन लाइनर भी, रिकैप, और जो पीछे दिन में हम पढ़ाते हैं उसको अगले दिन हम रिवाइज भी कराते हैं। तो इस तरह से हम लोग का एक इनिशिएटिव है, करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाए हम लोग का करंट अफेयर से आ जाए। जानते हैं कि एडुटेरिया का करंट अफेयर मैगजीन काफ़ी है जो इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं, तो BPSC जैसे एग्जाम्स में और वनडे एग्जाम्स में, तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सेशन भी होता जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ही तैयारी होगी, लेकिन अच्छी तैयारी होगी। तो इस सेशन से जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।